नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। इस लेक्चर में हम पाचन एवं अवशोषण के आगे बात करेंगे। एक लेक्चर हो चुका है, जिसने वो नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देख लें। वैसे अपने एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि पाचन और अवशोषण की अपने को और पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। अपने को एनर्जी के लिए डाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि फूड इंटेक करना पड़ता है, खाना पड़ता है। उसके बाद में उसका पाचन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बात आती है कि फूड के अंदर अपने जो खाना खाते हैं वो सीधा का सीधा सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे एनर्जी मिल जाती है या नहीं। तो इसका आंसर है कि नहीं मिलती। सीधा का सीधा जो अपने खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह अपने जो भी खा रहे हैं, जैसे गेहूँ वगैरह खा रहे हैं, तो वो सीधा का सीधा सेल्स के अंदर नहीं जाता। तो उसको क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एक क्या है, एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला है, ठीक है। तो उस श्रृंखला को पहले छोटे छोटे एमिनो एसिड के अंदर तोड़ा जाएगा, ठीक है। सरलतम रूप में तोड़ना, बेसिकली सरलतम रूप में तोड़ेंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसको सेल्स इंटेक करेंगी, सेल्स के अंदर वो जाएगा और उसके बाद में उससे एनर्जी प्राप्त होगी एटीपी के रूप में, ठीक है। तो अब इसके अंदर चरण देख लेते हैं अपने, क्या क्या चरण थे। सबसे पहले क्या अब बात आती है, खाना खाना, ठीक है। उस इंजेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद में इसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। जो अपने खाना खाते हैं उसका अमाशय में या फिर जो छोटी आंत वगैरह के अंदर पाचन होगा, ठीक है। अब उसको क्या होगा, बड़ी आंत में या छोटी आंत के बाद बाद वाले पार्ट में, वहाँ पे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि इसको अवशोषित कर लिया जाएगा सेल्स के द्वारा। उसके बाद में आ जाता है स्वांगीकरण। अब क्या बात आती है कि जैसे अपनों ने खा लिया, जैसे क्या कहते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट खा लिया या फैट खा लिया या प्रोटीन खा लिया, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे अपन ने प्रोटीन की बात करी, तो प्रोटीन को तोड़ तोड़ के एमिनो एसिड बना ली। लेकिन अब बात ये है कि अपने शरीर में तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एमिनो एसिड की तो आवश्यकता होती नहीं है। तो उन एमिनो एसिड को वापिस से जोड़ के और जो अपने बॉडी के अंदर जो आवश्यक प्रोटीन है उसको उसके अंदर कन्वर्ट करना, ये होता है स्वांगीकरण। यानी कि पहले अपनों ने तोड़ा उसको, प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड बनाए। अब एमिनो एसिड एज इट इज सेल्स के अंदर इंटेक हो गए। उसके बाद में एमिनो एसिड से वापस से प्रोटीन बनाना, ताकि अपने सेल्स के अंदर उसका यूज हो सके, ठीक है। तो ये होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद में मल त्याग, यानी कि जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको त्याग दिया जाता है। ये हो गया मल त्याग, डेफिकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हो गए। इसके बाद में हमने बात करी थी हमारे मेन क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं। ये क्या मुख्य अवयव होते हैं भोजन के। लेकिन कुछ विटामिन और खनिज लवणों की भी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि ये माइक्रो एलिमेंट है अपनी बॉडी का, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने को, तो ऊर्जा के लिए अपने खाना खाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो जल हम ग्रहण करते हैं वो क्या होता है। जल की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के अंदर। जल की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो पाचन के अंदर जितने भी एंजाइम यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलेज होते हैं, यानी कि जल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं और जल की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। उसके बाद में निर्जलीकरण को रोकने के लिए एक एडीएच नाम का हार्मोन था, वैसोप्रेसिन, उसकी बात करी थी अपने, पीयूष ग्रंथि के अंदर बात हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में ये हाइड्रोलेज के बाद में बात कर ली थी। उसके बाद में अपना देखा था कि जो पाचन है वो दो प्रक्रियाएं हैं, एक यांत्रिक और एक रासायनिक, दो विधियां हैं। तो यांत्रिक विधि में क्या होता है, जैसे दांतों के द्वारा चबाना, ये यांत्रिक विधि होगी। रासायनिक विधि के अंदर क्या होगा, एंजाइम्स का जो यूज हो रहा है वो रासायनिक विधि होगी। उसके बाद में हमने डायग्राम देखा था। डायग्राम में हमने बात की थी कि जो ओरल कैविटी, यानी कि मुख गुहा की पीएच जो होती है, मुख गुहा की पीएच 6.8 होती है। उसके बाद में स्टमक की पीएच 1.8 बात की थी, और उसके बाद में ड्यूडेनम की पीएच देखी थी 7.8, ठीक है। उसके बाद में अब जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहारनाल के पार्ट देखे थे, जो सबसे पहले आ जाता है मुख गुहा। जैसे मुख जो है, मुख गुहा का जो ओपनिंग है वो उसको मुख बोलते हैं, यानी कि माउथ बोलते हैं, ठीक है। मुख गुहा के बाद आई थी फेरिंग्स, आई थी, ये देखो, ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है, जो ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों का कॉमन जो है अ, मार्ग है। जैसे इसमें ट्रेकिया और ईसोफेगस दोनों खुलती है, यानी कि श्वास मार्ग और जो आहार का जो पार्ट है दोनों खुलेंगे। उसके बाद में ईसोफेगस के बाद में स्टमक की बात हुई थी। स्टमक के बाद में आई थी छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये सी आकार का है जो वो ड्यूडेनम। उसके बाद में छोटा सा इससे लंबा पार्ट होता है जेजुनम।
और सबसे बड़ा ये जो कुंडलित पार्ट है ये है इलियम। ठीक है, अब इलियम कहाँ खुला था? आगे सीकम, कोलोन और रेक्टम में। ये है बड़ी आंत के काम पार्ट, सीकम। सबसे आगे वाला खुला हुआ पार्ट है सीकम। सीकम के साथ में जुड़ी हुई है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद में कोलोन के 3 पार्ट थे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। उसके आगे आ जाता है एक सिग्मोइड कोलोन भी था, 4 पार्ट हो गए। उसके बाद में रेक्टम यानी कि मलाशय, और रेक्टम आगे जाके खुलेगा एनएस यानी कि मलद्वार में। ठीक है, अब एक अपनों ने बात क्या की थी, दांतों के बारे में बात कर ली थी। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 2, 1, 2, 3 होते हैं, और बच्चों के अंदर 2, 1, 0, 2 होते हैं। उसके बाद में हमने 3 टाइप के दांत देखे थे, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफाइडोंट। हेट्रोडोंट कौन से होते हैं? जो जैसे कि अपने जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे इंसीजर अलग है, कैनाइन अलग है, प्रीमोलर अलग है, मोलर अलग है, तो इनको हेट्रोडोंट बोलेंगे। फिर थीकोडोंट यानी कि गर्त दंती, गर्त में धसे हुए दांत होते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का यानी कि द्विबार दंती, जो अपने लाइफ स्पान है उसके अंदर 2 बार आते हैं दांत। पहले दूध के दांत आते हैं जो परमानेंट नहीं होते, लेकिन उसके बाद में जो ये दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। तो डाइफायोडोंट द्विबार दंती हो गए। आगे चलिए, उसके बाद में हमने देखा था टाइफाइडोंट और इस सब की बात कर ली थी। उसके बाद में जिह्वा की बात करी थी। तो जिह्वा के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे उभार के रूप में पैपिला पाए जाते हैं, जिसमें कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं। और जिह्वा किससे? फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में हमने देखा था उपास्थि में गांठी ढक्कन। अब इसके अंदर गांठी ढक्कन का काम क्या है? एपिग्लोटिस का काम होता है कि ट्रेकिया के अंदर भोजन के कणों को जाने से रोकना। जैसे अपने निकल रहे हैं, कुछ खाना निकल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? खाना तो ट्रेकिया में भी जा सकता है, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो कॉमन पाथ है दोनों का। ये देखो, फेरिंग्स जो है वो कॉमन पाथ है, यानी कि खाना इधर से आके सीधा ट्रेकिया के अंदर भी जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या आया था? उपास्थि में गांठी ढक्कन यानी कि एपिग्लोटिस आया था, जो कि ग्लोटिस को ढक लेता है। ग्लोटिस बोलते हैं ट्रेकिया के जो ओपनिंग होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, और जो इसोफेगस की ओपनिंग होती है उसको गलट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक एनिमेशन से वीडियो से देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखो। ये देखिए, ये जो है, ये जो है ना, ये है एपिग्लोटिस। ठीक है, और ये वाला ये है लैरिंग्स, और ये पीछे वाली है फेरिंग्स। ठीक है, तो जब भी खाना आएगा तो ये इसको ढक लेगा यहाँ से, जिससे कि खाना पीछे जाएगा, यानी कि इधर चला जाएगा, इसके अंदर इस द्वार में नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यूवुला ये घंटी सी लगी हुई होती है ना गले के अंदर, मुंह खोल के अपने देखते हैं तब घंटी सी दिखाई देती है, तो वो उसका काम क्या होता है? श्वास जो है, आंतरिक नासा क्षेत्र जो है ना, नासा छिद्र, ये वाले तो हो गए बाह्य नासा छिद्र, और ये है आंतरिक नासा छिद्र। तो ये उनको ढक लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये भी ढंग से काम नहीं करता, तो क्या होता है, नाक से जैसे पानी वगैरह बाहर आ जाता है, जैसे अपने हंसते टाइम या खांसते टाइम पे पानी बाहर आ जाता है, तो उस टाइम पे ये यूवुला सही काम नहीं करता। ये है एपिग्लोटिस यहाँ जो लगा हुआ होता है, और यहाँ पे है यूवुला, ये वाला। अब इसकी को एनिमेशन से देखो। देखिए, ये आ रहा है, ये देखो, ये बंद हो गया, एपिग्लोटिस बंद हुआ। तो अब ये खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस के अंदर। ये इधर वाली है ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर खाना, ये देखिए अभी जाएगा यहाँ से, ये गया खाना, और ये वापस खुलते ही, जैसे ही खुला तो ये श्वास बाहर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी ग्रसिका और अमाशय की। अमाशय के अंदर 4 पार्ट देखे थे हमने, फंडस, बॉडी, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। फंडस क्या था? ऊपर वाला पार्ट। फिर कार्डियक था,
कार्डियक जो यहाँ पे ग्रसिका और इसका अमाशय का जो स्फिंक्टर है उसको बोला गया था कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और उसके बाद में जो जठर निर्गम था उसको बोला था पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद में ड्यूडेनम आ गई थी सी आकार की, ये सब हमने देख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में क्या था, ये कृमि रूपी परिशेषिका, ये क्या है, अवशेषी अंग है एक तो। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो अंडनाल के अंदर यानी कि सीकम के अंदर क्या होते हैं, सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं। उनका काम क्या होता है, विटामिन बी 12 का निर्माण करना। विटामिन बी 12 क्या करता है, विटामिन बी 12 का काम होता है जो ये है ना आरबीसी का निर्माण करना, बेसिकली काम ये होता है इसका। विटामिन बी 12 का काम होता है आरबीसी का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में हमने मलाशय देख लिया था। मलाशय के बाद मलद्वार से पहले दो अवरोधनी होती हैं, अवरोधनी सॉरी मांसपेशियां होती है, अनैच्छिक और ऐच्छिक। इससे मल त्याग हो जाता है। आज अब हम पढ़ेंगे कि जो आहार नाल है उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। इसके अंदर आहार नाल के अंदर क्या होता है, 4 स्तर होते हैं, ठीक है। पहले है सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, उसके बाद में सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। आहारनाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 स्तर होते हैं। सिरोसा सबसे बाहरी परत है, सबसे बाह्यतम जो लेयर है वो है सिरोसा, ठीक है। और ये एक पतली मेसोथीलियम, अंतरांग अंगों की कला और कुछ संयोजी ऊतकों की। जो सिरोसा है वो एक तो मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों की बनी हो सकती है, ठीक है, संयोजी ऊतकों की। मस्कुलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। जो बाहर की तरफ है वो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, ठीक है। और आंतरिक जो है वो वर्तुल पेशियां हैं, सर्कुलर लेयर होती है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे एक ये देखो कि बाहर की तरफ जो है लॉन्गिट्यूडिनल है, लेकिन यहाँ पे बाहर से अपने को देखने पे ऐसे दिख रही है कि जैसे सर्कुलर है ये बाहर की, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, ये सामने से देखने पे ऐसे लग रही है कि ये सर्कुलर है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। तिर्यक पेशी स्तर कहाँ पे पाया जाता है, अमाशय की जो आहारनाल है उसके अंदर एक पेशियों का एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसको तिर्यक पेशियां बोलते हैं। अब ये क्यों पाई जाती है, अमाशय के अंदर क्या है कि अमाशय के अंदर जो वो है अमाशय के अंदर कम्माकुंचन गतियां जो है वो थोड़ी ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। वैसे तो पूरी आहारनाल के अंदर होती है क्रमाकुंचन गतियां, लेकिन अमाशय की आहारनाल में क्रमाकुंचन गतियां ज्यादा होती है, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो इसलिए एक अलग से एक एक्स्ट्रा पेशियों की लेयर और होती है जिसको तिर्यक पेशियां बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सबम्यूकोसा स्तर, रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। एक तो इसमें क्या ध्यान रखना है, मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। और सब म्यूकोसा के अंदर क्या पाया जाता है, रुधिर, लसिका और तंत्रिका पेशियां, ठीक तंत्रिका नर्व फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बात और आती है कि जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा है ना, उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, ब्रूनर ग्रंथि। अब ब्रूनर ग्रंथि का काम क्या होता है, ब्रूनर ग्रंथि का काम होता है म्यूकस का स्त्राव करना, ठीक है। गृहिणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है, यही है जो कुछ ग्रंथियां नाम दे रखा है, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, लेकिन वो ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। आर्नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। म्यूकोसा सबसे आंतरिक परत है। सबसे बाहर की तरफ सिरोसा, फिर मस्क्यूलरिस मसल्स की लेयर, फिर सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के अंदर हमने बात की थी कि रुधिर, लसिका और तंत्रिका पाई जाती है। और उसके बाद में सबसे आंतरिक होगी म्यूकोसा, और उसके अंदर ये ल्यूमेन होगी जिसके अंदर भोजन का आवागमन होता है, ठीक है। इससे पहले एक बार ये डायग्राम में पूरा सब कुछ और देख लेते हैं। तो देखो सबसे बाहरी परत है सिरोसा, उसके बाद में ये होगी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में बाहर की तरफ जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल, अंदर की तरफ सर्कुलर। उसके बाद में एक ओब्लिक मसल जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जा रही है, स्टमक के अंदर। उसके बाद में सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में हमने बात की थी कि ये ब्लड वेसल्स हैं,
और ये है लसिका और नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कि ड्यूडेनम की जो है आरनाल है, उसके अंदर एक ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। और ब्रूनर ग्रंथियों का काम क्या होता है, म्यूकस का स्राव, ब्रूनर ग्रंथियां म्यूकस का स्राव करती है। उसके बाद में आ जाती है म्यूकोसा। म्यूकोसा की जो लेयर है वो अनियमित होती है, यानी कि कहीं पे तो ये पाए जाते हैं, यानी कि गर्त हैं, कहीं पे उभार हैं। और उसके अलावा जैसे कि स्टमक के अंदर जो ये उभार होते हैं, इनको रगे बोलते हैं, रुगे। ये खाली पेट के अंदर आराम से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और मतलब जैसे छोटी आंत के पार्ट है, वहाँ पे क्या होगा, विलाई और माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। विलाई और माइक्रो विलाई का काम क्या होता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि अवशोषण आसानी से हो सके, ठीक है। उसके अलावा जो है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, इनके अंदर विलाई के जो दो विलाई के बीच का स्थान होता है, वहाँ पे क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहेन यानी कि गर्त पाए जाते हैं, जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहेन बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर भी दो तरह की सेल्स, ग्रंथियां पाई जाती है, एक सेल्स होती हैं, एक तो पेनेट सेल्स होती है, और एक इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे कलश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब कलश कोशिकाएं और पेनेट सेल्स दो प्रकार की सेल्स होगी, इनके भी अलग अलग हैं। जो कलश कोशिकाएं हैं उनका काम होता है म्यूकस का स्राव करना, और पेनेट सेल्स का काम होता है इसका कोई एंजाइम वगैरह का स्राव करना, इस टाइप का काम होता है। और इसके अलावा जो जेजुनम और इलियम में ही होते हैं ज्यादातर, पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह स्तर अमाशय में अनियमित नियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, ये हमने बात कर ली। अमाशय के अंदर अनियमित वलय होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रगे बोलते हैं। और छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा प्रवर्ध, जिनको विलाई बोलते हैं। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर यानी कि माइक्रोविलाई कहते हैं, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। ये ब्रश बॉर्डर जैसा बन जाता है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है, और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है, जिसे लैक्टियल बोलते हैं। ये अब आगे डायग्राम से, एनसीईआरटी के डायग्राम से देखते हैं। जो विलाई है, इसके अंदर की तरफ एक लैक्टियल पाई जाती है, यानी कि लसिका की जो बड़ी वाहिका होती है उसको लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं, जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव, कलश कोशिकाएं क्या करती हैं, इसको नेक सेल भी बोलते हैं। कलश कोशिकाएं स्नेहन का काम करती हैं, यानी कि म्यूकस का स्राव करती हैं। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लिबर कुहन प्रगुहिका, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। ये कौन सी ग्रंथियां थी, पेनेट कोशिकाएं थी, जिनसे ग्रंथियां बनती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती हैं। रूपांतरण तो अपने आप ही दर्शाएंगी, जैसे कि हमने बात की थी कि मस्कुलरिस के अंदर क्या बात की थी, जैसे स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई, जिसको तिर्यक पेशियां बोला था। या फिर म्यूकोसा लेयर की बात करें, कहीं पे तो उभार और गर्त पाए जा रहे थे, कहीं पे विलाई और माइक्रोविलाई पाए जा रहे थे। क्रिप्स ऑफ लिबर को अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रंथियां पाई जा रही थी। तो इस टाइप से परतों के अंदर रूपांतरण होते हैं। चलिए आगे बात। इसके बाद में हम देखेंगे पाचन ग्रंथियों को, ठीक है। पाचन ग्रंथियां, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल है। अब हमने आहार नाल के इसके पाचन के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया था इसको। पहला था एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल, और कुछ देखा था साथ में सहायक ग्रंथियां, ठीक है। अब आहार नाल की हमने बात कर ली है, इसके बाद में हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर तीन ग्रंथियां देख रहे हैं अपने, लार ग्रंथियां होगी, यकृत हो गया और अग्नाशय हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां होती है, वो मुख गुहा में स्थित नहीं होती, होती तो अंदर की तरफ स्थित है, लेकिन इनकी जो नलिकाएं हैं वो मुख गुहा में खुलती हैं, ठीक है। लार ग्रंथियां क्या होती है, तीन जोड़ी होती हैं। पहली है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सब पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो एक जोड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, कानों के पीछे स्थित होती है, गालों के अंदर, यानी कि कानों के पीछे या गालों के अंदर इस जगह पे स्थित होती है। और इससे जो नलिका जो मुख गुहा में खुलती है, जैसे कि ये है पैरोटिड ग्लैंड, और इससे नलिका मुख गुहा में खुल रही है जाके।
तो इस नलिका को बोलेंगे स्टेनसन डक्ट, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो ये सलाइवा का 25 से 30% जो टोटल सलाइवा का पार्ट है वो पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं सब मैंडिबुलर। अब एक जोड़ी होती है निचले जबड़े में सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ये है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसकी जो डक्ट है जो मुख गुहा में खुलती है उसको वार्टन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो है पैरोटिड, लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा का स्रवण कहाँ होता है, 70% सलाइवा का स्रवण सब मैंडिबुलर से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में है सबलिंगुअल, ये भी एक जोड़ी है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट होती है ये, और टंग के नीचे, यहाँ पे टंग स्थित होती है हमारी, उसके नीचे की तरफ व्यवस्थित होती है, ठीक है। अब इसकी जो नलिकाएं हैं उसको रिविनस या फिर बार्थोलिन की डक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिविनस की नलिका या बार्थोलिन की नलिका, और ये मिनिमम सलाइवा का स्रवण करती है 5%। चलिए आगे। अब हम देखते हैं कि जो ये पित्ताशय है आगे की तरफ, इसके पीछे क्या है, ये है यकृत। यकृत के अंदर हमने दो पार्ट में बांटा था इसको, लेफ्ट और राइट। ये राइट है इधर वाला, और ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। अब यकृत से जो दो नलिकाएं निकलती है दोनों पार्ट से, ये हो गया एक दोनों साइड से हिपैटिक डक्ट निकलती है, इनको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है, यकृत वाहिनियां, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलके आगे क्या बनाएंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और जो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर से जो नलिका आ रही है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर आपस में क्या बना रही है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट और आगे अग्नाशय की नलिका यानी कि पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों मिलके हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनाती है, ये रही यकृत अग्नाशय वाहिनी, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक स्थित होती है, क्या ये अग्नाशय हो गया पूरा का पूरा, और ये अग्नाशयी वाहिनी होगी, ठीक है। ये आगे कहाँ दोनों हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट कहाँ खुलती है, ग्रहणी के अंदर खुल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यकृत की। यकृत लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो सबसे बड़ी अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और ये अगर बात करें कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हमारी बॉडी का, तो वो है स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का वयस्क में भार होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, ठीक है। अब एक बात और आती है कि यकृत जो है वो इसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी कि यकृत का कुछ पार्ट खराब हो जाए तो ये अपने पार्ट को स्वतः निर्माण कर लेता है, इसमें क्षमता है वापिस बनाने की, ठीक है। इसको पुनरुद्भवन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने देख ली सारी की सारी हिपैटिक डक्ट, और चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यकृत जो है वो उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है, और इसकी दो पालियां होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित होती है। अब जो लीवर सेल्स है यानी कि हिपैटिक सेल्स जो है वो, ये देखो, ये छोटी छोटी सेल्स हैं जो एक कोड यानी कि रस्सी की तरह व्यवस्थित हो रही है, यानी कि लाइन से व्यवस्थित है, देखो ये सब की सब सेल्स हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है जिसे ग्लिम्सन कैप्सूल बोलते हैं। ये एक पालिका है पूरी, ठीक है, और ये संयोजी ऊतक की एक परत से ढकी हुई होती है पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई और बात कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ की प्रकृति होती है, जैसे कि जो हमारे ब्लड के अंदर किसका काम होता है, भक्षकाण्विक कार्य करती है ना, या मास्ट सेल होगी, उस टाइप का काम यहाँ पे कुफर सेल कर रही है, ठीक है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। अब जो यकृत की सेल्स हैं उनका मेन काम क्या है, वैसे तो काम बहुत सारे हैं। यकृत का काम क्या होता है, जैसे कि यूरिन का निर्माण जो है वो भी यकृत के अंदर हो रहा है, या फिर जो ब्लड का निर्माण हो रहा है वो भी हो रहा है। और क्या हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, यकृत के अंदर हो रहे हैं। और क्या हो सकता है कि यकृत का काम और हो सकता है, जैसे कि जो टॉक्सिक पदार्थ है उनको समाप्त करना, यानी कि
जैसे ब्लड के अंदर कुछ, जैसे हमने खाना खाया उसके अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल आ गया, यानी कि जहरीले पदार्थ, फिश वगैरह कुछ आ जाता है, तो उसको भी जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, उनको खत्म करके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम भी यकृत का होता है। जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा हो जाता है। अब क्या होता है कि पीछे वाले डायग्राम देखते हैं। जैसे कि यकृत की दोनों पालिकाओं से क्या आया, पितरस आया, पितरस आके कहाँ जाएगा, यहाँ पे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के अंदर जाके जमा हो जाता है, ठीक है। अब पित्ताशय के अंदर क्या होता है, जो पितरस होता है उसका सांद्रण होता है, यानी कि इसके अंदर भी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो है ऊपरी परत होती है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे कि क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है और सांद्रित हो जाता है पितरस। संग्रहित होने के बाद यहाँ जमा हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम जैसे खाना खाते हैं उस टाइम पे ज़्यादा पित्तरस की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पे यहाँ से पित्त का सिक्रेशन हो जाता है और उसके बाद में ये होता हुआ यहाँ से ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पित्ताशय की नलिका यकृत नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। ये सारी हमने बात कर ली। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ओडी की अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होती है। ग्रहणी में खुलने से पहले यहाँ पे एक ओडी की अवरोधिनी पाई जाती है, ठीक है। इस जगह में यहाँ क्या होती है, ओडी की अवरोधिनी होती है। यहाँ पे एक वेटर का एम्पुला भी होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है तो बात नहीं करेंगे। ओडी की अवरोधिनी है, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे नियंत्रित होगा पित्तरस और अग्नाशयी रस स्रावित होने से पहले यहाँ नियंत्रित हो जाता है, जब आवश्यकता होती है तब सीक्रेट हो जाता है। आगे चलिए, अग्नाशय पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। अग्नाशय जो है सी आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। ये सी आकार की ग्रहणी है, उसके बीच में स्थित है ये वाला, ये है अग्नाशय, ठीक है। जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। बहिस्रावी भी हो सकता है और जो अग्नाशय है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का होता है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। बहिस्रावी पार्ट जो है, यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट है, उससे एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, और ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बोयडन की अवरोधिनी भी पाई जाती है, जो ये है कॉमन बाइल डक्ट है, वहाँ पे उसके एंड पॉइंट पे क्या होती है, बोयडन की अवरोधिनी, और यहाँ पे वेटर का एम्पुला, और ये ओडी की अवरोधिनी हमने बात करी थी कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे ग्रैनिन के साथ मिलती है, उस जगह पे ओडी की अवरोधिनी स्थित होती है। इसके बाद बात आती है भोजन का पाचन, ठीक है। तो भोजन का पाचन के अंदर क्या है, पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। हमने बात करी थी पाचन की क्रिया के अंदर क्या क्या होता है, यांत्रिक विधि होती है और रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि के अंदर जैसे दांतों के द्वारा जो चबाना होता है खाने को, जैसे जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनके अलग अलग काम थे। तो प्री मोलर और मोलर का काम क्या था, दांतों को चबाना, सॉरी, भोजन को चबाना, ठीक है। तो भोजन को चबाने के लिए यांत्रिक विधि होगी, और उसके बाद में एंजाइम्स के द्वारा जो पाचन हो रहा था वो रासायनिक विधि थी, ठीक है। मुख गुहा के मुख्यतः दो प्रकार हैं, भोजन का चर्वण और निगलने की क्रिया, ठीक है। अब मुख गुहा जो है अपना, जो मुख गुहा के अंदर क्या का काम हो रहा है, एक तो चबाने का काम हो रहा है, और एक उसको जो भोजन को बोलस जो बना है, भोजन में लार मिश्रित मिक्स हो जाती है, उसके बाद में वो बोलस बन जाता है, तो बोलस को निगलना। लार की मदद से दांत और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। यही मैंने बताया था, लार का काम क्या है, भोजन को अच्छी तरह से, मतलब लसलसा बनाना, ताकि वो अच्छी तरह उसका पाचन हो सके। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस के रूप में रूपांतरित करने में मदद करता है। लार के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा होती है, जिसके द्वारा भोजन बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। अब जो ग्रसनी है, ग्रसनी से आगे कहाँ जाएगा, भोजन ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है।
अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ होती है? आहारनाल की के अंदर संपूर्ण आहारनाल में क्या होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गतियाँ होती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो अमाशय होता है उसके अंदर क्रमाकुंचन गतियाँ अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तिर्यक पेशी का स्तर और एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकियों में तो अनुदैर्ध्य और सर्कुलर 2 ही पेशियाँ थी, लेकिन जो है अमाशय है उसके अंदर एक अलग से पेशी स्तर होता है जो तिर्यक पेशी स्तर कहलाता है। तो इसके द्वारा क्रमाकुंचन गतियाँ होती है जिससे भोजन धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाता है। जठर ग्रसिका अवरोधिनी भोजन के अमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। जठर ग्रसिका अवरोधिनी कार्डियक स्फिंक्टर की हमने बात की थी। कार्डियक स्फिंक्टर, तो इसके द्वारा ये नियंत्रित करता है भोजन को अमाशय में प्रवेश के लिए। उसके बाद देखो, लार मुख गुहा में विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3 माइनस, Na+, K+, Cl-, HCO3-, ठीक है। और एंजाइम्स लारिया एमाइलेज या टाइलिन या लाइसोजाइम तथा लाइसोजाइम होते हैं। अब लार के अंदर लार के घटक जो बात करिए, लार के अंदर क्या होता है? एक तो जल होता है, ज़्यादातर 90% तो जल होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोरीन हो गया, HCO3- हो गया। और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे लारिये एमाइलेज, एमाइलेज को क्या कहते हैं? टाइलिन बोलते हैं। और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जो एंटीबैक्टीरियल होता है लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। और लारिये एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन। यहाँ पे क्या होता है? 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 30% ही होता है, और वो भी जो मतलब जैसे अपने आलू खा रहे हैं तो वो उबला हुआ आलू खाते हैं ना, तो उसका अधिकतर पाचन हो जाता है। यानी कि जो सरलतम रूप होता है ना उसका पाचन मुख गुहा के अंदर ही हो जाता है। किसके द्वारा? लारिया एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं इसको, टाइलिन के द्वारा इसका पाचन होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का, बाकी और किसी फैट प्रोटीन का पाचन नहीं होता मुख गुहा में, वो भी 30%। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लारिया एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। यानी कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो रही है? मुख गुहा से, और वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और उसमें भी कौन यूज होता है? एंजाइम टाइलिन या लारिया एमाइलेज। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित हो जाता है, ठीक है। अब जो स्टार्च था, स्टार्च को कौन तोड़ेगा? लारिया एमाइलेज, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? द्विशर्करा माल्टोज के अंदर। और मुख्य गुहा की पीएच हमने बात करी थी, 6.8 होती है। उसके बाद अगली लाइन है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। ये भी हमने बात करी ली, लार के अंदर जो लाइसोजाइम पाया जाता है वो जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल होता है ये स्टार्च का पाचन हमने यहाँ पे दिखा रखा है एनसीईआरटी में। स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, ये है एंजाइम, ठीक है। अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। अब अमाशय के म्यूकोसा के अंदर क्या होती है? जठर ग्रंथियां हमने बात करी थी, म्यूकोसल लेयर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यथा म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्म ग्रीवा कोशिकाएं, यानी कि म्यूकस नेक्सेल। नेक्सेल की बात हमने करी थी। नेक्सेल का काम क्या था? जो म्यूकस का स्राव करती है, म्यूकस जो रस-लसा पदार्थ होता है उसका स्राव करती है। उसके अलावा क्या होती है? पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं या चीफ सेल बोलते हैं इनको, पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है। अब इसके अंदर जो एंजाइम है वो जो सीक्रेट होते हैं उस टाइम क्या होते हैं? प्रो एंजाइम होते हैं, यानी कि निष्क्रिय रूप में सीक्रेट होते हैं एंजाइम। उसके बाद में उनको सक्रिय कर दिया जाता है, जैसे कि पेप्सिनोजन है वो निष्क्रिय रूप है, लेकिन इसको अगर अपने सक्रिय रूप में बदलना है तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि सक्रिय रूप होगा। और तीसरी सेल कौन सी है? भित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। 3 टाइप की सेल देखी थी हमने, पहली म्यूकस नेक्सेल जो इसका काम था म्यूकस का स्राव करना। उसके बाद में पेप्टिक या चीफ सेल्स, इसका काम था प्रो एंजाइम का यानी कि पेप्सिनोजन का स्राव करना। और तीसरी है भित्तीय या ऑक्जेंटिक या फिर इसको पैराइटल बोल देते हैं। पैराइटल सेल्स जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक स्रावित करती हैं। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अब देखो, जो भित्तीय या फिर पैराइटल सेल्स हैं, इनका काम क्या है? एक नंबर तो HCl का स्राव करना। HCl का काम क्या होता है? एक नंबर इसका काम होता है कि पीएच को मेंटेन करके रखता है, 1.8 पीएच जो थी
आमाशय की, उसको मेंटेन करता है, जिस पे क्या होता है कि ये जो है पेप्सिनोजन है वो सक्रिय हो जाता है। तो HCl का काम क्या हो गया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ये भी काम HCl का ही हो गया। और जो है नेज कारक का स्राव करना, नेज कारक क्या करता है, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अब विटामिन B12 का काम मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में शायद बताया होगा। विटामिन B12 का काम क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करना, ठीक है। तो विटामिन B12 का अवशोषण कौन करता है, नेज कारक, ठीक है। चलिए, अमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। ये भी मैंने आपको बात बता दी कि अमाशय के अंदर भोजन का संग्रहण 4 से 5 घंटे तक होता है। अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे कायम कहते हैं। पहले क्या था, मुख गुहा में भोजन को जब भोजन लार के द्वारा मिला दिया जाता है अच्छी तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है, 6.8। उसके बाद में जब ये भोजन कहाँ जाता है, अमाशय के अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कायम। अमाशय की पीएच कितनी होती है, 1.8। 1.8 पीएच पे इसको बोलेंगे कायम, जब HCl के द्वारा ये अच्छी तरह से मिल जाता है, यानी कि जठर रस के द्वारा मिल जाएगा, उसको बोलेंगे काइम। और उसके बाद में जब ड्यूडेनम में पहुंचेगा, यानी कि ग्रहणी के अंदर जब भोजन पहुंचेगा, तो वो उसकी पीएच हो जाएगी 7.8। और 7.8 पे जो भोजन होता है उसको बोलेंगे काइल, यहाँ पे है काइम। और जो बाद में ड्यूडेनम में होगा वहां पे बोलेंगे काइम। तो देखो, 3 में बात करी है उन्होंने। सबसे पहले मुख गुहा के अंदर भोजन को बोलेंगे बोलस, उसके बाद में अमाशय के अंदर भोजन को बोलेंगे काइम, और उसके बाद में जो है छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट के अंदर भोजन को बोलेंगे काइल। तीनों की पीएच अलग अलग है। पहली की है पीएच 6.8, उसके बाद में पीएच है 1.8, और बाद में है 7.8, ठीक है। और थोड़ी बहुत इधर उधर भी आ जाए एग्जाम के अंदर, तो उसको वैसे मत लेना, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे कि 6.8 की जगह 1.8 की जगह जैसे 2 आ गया, तो वो लगभग आएगी, एग्जैक्ट ही आएगी लगभग। बाकी एनसीईआरटी का ही डाटा आता है नीट के पेपर में। उसके बाद देखिए, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है HCl। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, जो अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। अब पेप्सिन क्या है, प्रोटीन अपघटनीय। सबसे पहले हमने देखा था कि लारिया एमाइलेज था, वो किसको तोड़ रहा था, स्टार्च के कणों को, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रहा था। और यहाँ पे पेप्सिन की बात करिए, तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में। तो शायद मेरे पीछे आ गया, तो ऊपर लिखा हुआ है, वहां से देख लेना। पेप्सिन का काम है, पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर पर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। अब देखो क्या होता है, जठर रस के अंदर ना श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट भी होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है, अब जैसे इसकी HCl के द्वारा जो है अमाशय की पीएच 1.8 होगी, तो 1.8 पीएच पे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। नॉर्मली अपने जल की पीएच 7 मानते हैं, तो 1.8 बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया। तो इतनी कम पीएच पे क्या हो जाए, होना चाहिए कि अपनी स्किन जो है, अमाशय की जो लेयर है वो नष्ट हो जानी चाहिए, यानी कि सेल्फ डेड हो जानी चाहिए। तो उससे बचाव कौन कर रहा है, बाइकार्बोनेट और श्लेष्मा। इसका काम क्या है, अमाशय की जो इंटरनल सरफेस है उसकी रक्षा करना है, यानी कि उसको डिजोल्व होने से बचाना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच 1.8 तैयार करता है। जैसे HCl, ये हमने बात कर ही ली कि HCl के द्वारा ही इसकी पीएच 1.8 मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। अब जैसे कि
अपने अंदर क्या है, पेप्सिन है, तो पेप्सिन का क्या काम क्या है, प्रोटीन का अपघटन करना। वैसे ही छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, रेनिन नाम का एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, मिल्क जो शुगर होती है, मिल्क शुगर को सॉरी मिल्क में जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है, ठीक है। मिल्क शुगर नहीं, मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन करेगा कौन, रेनिन। अब जैसे अपने बच्चों के अंदर देखा था कि जो बच्चों बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो अगर उल्टी करते हैं तो उसमें ऐसे दही टाइप का लिक्विड सा बाहर आता है। तो वो क्या है, वो जो रेनिन के द्वारा जो पाचन हुआ है ना, उसके बाद जो लिक्विड बना है वो ही उल्टी के द्वारा कई बार बाहर आ जाता है, ठीक है। जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं। अब एक और बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है, आगे आएगी लेकिन यहाँ पे सुनो इसको। लाइपेज, लिपिड का पाचन क्या होता है, लिपिड का पाचन ऐसे नॉर्मली नहीं होता। लिपिड का पाचन होता है पित्तरस के द्वारा। हमने बात करी थी पित्तरस कहाँ से सिक्रेट हो रहा था, यकृत से सिक्रेट हो रहा था, और कहाँ पे स्टोर हो रहा था, ये गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के अंदर स्टोर हो रहा था और सांद्रित हो रहा था, ठीक है। अब लिपिड का जो पाचन है वो तो कौन, लाइपेज करता है, लेकिन लिपिड को पहले सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो उस लिपिड की बूंद को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए क्या आता है, पित्तरस का सीक्रेट होता है, ठीक है। पित्तरस का काम क्या है, लिपिड को तोड़ना, ठीक है। इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। लिपिड का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, जो पित्तरस है वो लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे भी जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं, लेकिन अब चलो वहां डायग्राम में वापस। एक सेकंड रुको, ये देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, यकृत के अंदर क्या बन रहा है, पित्तरस बन रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, और ये आ कहाँ रहा है, यहाँ से होता हुआ ग्रहणी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो लिपिड का पाचन है वो कहाँ हो रहा है, ग्रहणी के अंदर होएगा, जबकि अमाशय कहाँ है, अमाशय इससे पीछे की तरफ इधर व्यवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे अमाशय मान लो। यहाँ पे भी लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम है, लेकिन लाइपेज का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा एज इट इज, क्योंकि जब तक अपने को पित्तरस नहीं मिलता तब तक लिपिड का पाचन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद में बात आती है, छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्त्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यहाँ पे भी यही है, पेरिस्टालसिस ही है, क्रमाकुंचन गतियां जिसके द्वारा भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है। यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशयी रस और आंत्र रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। यकृत अग्नाशयी नलिका कौन सी थी, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट, जो कहाँ खुल रही थी, ग्रहणी के अंदर खुल रही थी। ग्रहणी के अंदर जो है ड्यूडेनम के अंदर किसका स्त्राव होगा, पित्तरस का स्त्राव होगा, अग्नाशय रस का स्त्राव होगा, और छोटी आंत के जो स्त्राव हैं वो भी तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम निष्क्रिय रूप में रहते हैं। अब देखो, अग्नाशयी रस है एक टाइप का, अग्नाशयी रस को अपने पूर्ण पाचक रस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है, फैट का भी पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, न्यूक्लियस एंजाइम है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है उनका भी पाचन हो रहा है। इसका मतलब सब चीजों का पाचन हो रहा है इसमें किसमें, अग्नाशयी रस के अंदर। इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है, ठीक है। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्राव एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाता है, जो अग्नाशय रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। अब देखो डायग्राम में चलते हैं। एंटेरोकाइनेज का स्त्रवण कहाँ से हो रहा है, ड्यूडेनम से। आंतरिक म्यूकोसा लिखा हुआ है, आंतरिक म्यूकोसा, म्यूकोसल लेयर यानी कि ड्यूडेनम से एंटेरोकाइनेज का यहाँ से सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि ट्रिप्सिनोजन जो है वो यहाँ पे बन रहा है पैनक्रियाज में, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम,
ये सारे जब पैनक्रियाज से होते हुए, ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए जब ड्यूडेनम में आएंगे, तो ड्यूडेनम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को जो सक्रिय करेगा वो एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन इधर से आया, यहाँ से ट्रिप्सिनोजन आया, और यहाँ पे क्या था, एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन आगे जो अग्नाशय रस के अन्य एंजाइम है ना, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो उनको सक्रिय कौन करेगा, ट्रिप्सिन। ठीक है। आगे देखिए, ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्निन वर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। अब जो पित्त रस है, पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, पित्त रस में कभी भी कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त रस में क्या क्या होता है, एक तो पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पित्त वर्णक जो होते हैं, पित्त वर्णक जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसी के कारण हमारे जो फीकल मैटर होता है उसका कलर येलो होता है, उसके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर पित्त रस के अंदर क्या क्या है, पित्त रस के अंदर पित्त वर्णक है, पित्त लवण है, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, ये पित्त रस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। मैंने आपको बताया था कि वसा की बूंद को तोड़ने में मदद करेगा, यानी कि छोटे छोटे मिसेल कणों के अंदर, इनको मिसेल बोलते हैं, उसे बहुत छोटे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्त जो है लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करेगा। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, स्टमक के अंदर कुछ मात्रा में लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, लेकिन जो लिपिड का जो है पाचन है वो स्टमक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर लाइपेज तो है लेकिन पित्तरस नहीं है। पित्तरस की एब्सेंस के अंदर क्या होगा, लाइपेज सक्रिय नहीं होगा, और जब तक लाइपेज सक्रिय नहीं होता तब तक जो है वसा का पाचन नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर इसका लाइपेज एंजाइम सक्रिय करने के लिए पित्तरस है। पित्तरस की प्रेजेंस में लाइपेज सक्रिय होगा और उसके बाद में वसा का पाचन होगा। अब ये आपको मैंने बता ही दिया कि जो है पित्तरस है वो वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। आंत्रश्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का श्रवण करती है। गोबलेट सेल्स कौन सी होती है, इनका काम क्या होता है, आंत्र की श्लेष्मा के अंदर गोबलेट सेल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, श्लेष्मा का श्रवण करना। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंतर स्राव अथवा सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं के स्राव जो है, आंत्र के जो सारे कंप्लीटली जो है स्राव है वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं, सक्कस एंटेरिकस। आंत्र के स्राव को क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज दोनों होते हैं बेसिकली। अब देखो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एंजाइम्स के बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो है हमारे स्टमक है, स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम थे। स्टमक में हमारे अंदर था क्या क्या था, पेप्सिनोजन था, जिसको बाद में सक्रिय पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके अलावा क्या था, एक एंजाइम था रेनिन, बच्चों के अंदर रेनिन पाया जाता है। उसके अलावा थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी होता है। ये हो गए स्टमक के सारे एंजाइम। ठीक है। इसके बाद में बात आती है उसके अंदर अग्नाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज तो है अग्नाशय रस में, और न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज है वो आंतरीय रस में, जिसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ठीक है। अब ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय था, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज कहाँ है, ग्रहणी के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सक्रिय करके किसमें, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। ये काम किसका है, ट्रिप्सिन का। उसके बाद में हमने देखा कि सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम थे, ग्लाइकोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है। इसके बाद में देखिए, म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है।
अब देखो, अग्नाशयी रस के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट और क्या है, म्यूकस है। अब इनका काम क्या होता है, जो की स्टमक के अंदर पीएच 1.8 थी, वो ड्यूडेनम में आते आते 7.8 हो जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है, बाइकार्बोनेट और म्यूकस, ये मिलके इसकी पीएच को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 7.8 तक ले जाते हैं, ठीक है। तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम 7.8 तैयार करता है। अब बाइकार्बोनेट और म्यूकस जो है ये मिलके 7.8 पीएच तैयार करता है, कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। ब्रूनर ग्रंथि के द्वारा भी क्या होता है, म्यूकस का स्राव होता है, हमने बात करी थी। आंत्र में पहुंचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स, आंशिक आंशिक अपघटित प्रोटीन। अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं: प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज। इन तीनों को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सक्रिय कर दिया था कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। ये तीनों मिलके डाईपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज को किस में तोड़ेंगे, डाईपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देते हैं, ठीक है। ये काम हो कहाँ रहा है, ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है, क्योंकि अग्नाशयी रस के अंदर तो ये सारे जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हैं। जब ड्यूडेनम में आए तो एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्रिय हुए। उसके बाद देखिए, कायम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित हो जाते हैं। जल अपघटित तो ऐसे है कि जितने भी एंजाइम है सबके लिए जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो आहार नाल के अंदर जितने भी पाचक रस हैं, यानी कि एंजाइम्स हैं, वो सब के सब जल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड 30% स्टार्च का पाचन कहाँ हो गया था, मुख गुहा के अंदर हो गया था और वो टूट गया था। लेकिन जब जो बचा हुआ 70% है उसका पाचन कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है। जब और ये है कहाँ, अग्नाशयी रस जो सीक्रेट हुआ था उससे, एमाइलेज, अग्नाशयी रस के अंदर एमाइलेज था, उसके द्वारा ये डाइसैकेराइड्स में टूट रहे हैं। वसा पित्त रस की मदद से लाइपेजेस द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। वसा के अंदर वसा होती क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं इसके अंदर। तो इसको ट्राइग्लिसराइड को पहले तोड़ेंगे डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड फिर आगे टूटेगा मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। फिर मोनोग्लिसराइड आगे टूटेगा किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाएगा। जब अब ये यहाँ पे मोनोग्लिसराइड तक ही तोड़ना है अपने को। फैट भी टूट गया, देखो सबसे पहले प्रोटीन टूटा। प्रोटीन किस में टूट गया, डाईपेप्टाइडेज में, डाईपेप्टाइड्स में टूट गया, ठीक है। फिर पॉलीसेकेराइड को किस में तोड़ दिया, डाइसेकेराइड के अंदर। फिर फैट को किस में तोड़ दिया, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। अग्नाशी रस के न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो था वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद में न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आएगा आगे, वो उससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, और वो सब तीनों चीजें अलग हो जाएंगी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। आंत्ररस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। अब क्या हो रहा है, आंतर रस से जो वो तो थे अग्नाशयी रस से, अग्नाशयी रस में जो एंजाइम थे उनके द्वारा तो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, डाइपेप्टाइड्स में, डाइसेकेराइड्स में, मोनोग्लिसराइड्स में और न्यूक्लियोसाइडेज साइड्स के अंदर। अभी तक एकदम अच्छी तरह से नहीं टूटे हैं, क्योंकि डाईपेप्टाइड तो बन गया है लेकिन एमिनो एसिड अभी भी नहीं बना। डाइसेकेराइड बन गया लेकिन मोनोसेकेराइड अभी भी नहीं बना। मोनोग्लिसराइड बन गया लेकिन फैटी एसिड ग्लिसरॉल अभी भी नहीं बना। तो ये किसके द्वारा टूटेंगे और आगे, अग्नाशय सॉरी उसमें आंतररस के द्वारा, यानी कि ड्यूडेनम में जो एंजाइम सीक्रेट होंगे उनके द्वारा एकदम अच्छी तरह से बिल्कुल सरलतम रूप में तोड़ दिया जाएगा इनको। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाचन के अंतिम चरण में आंत्र के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं के वैध समीप संपन्न होते हैं। म्यूकोसल सेल्स के पास में ये संपन्न होगी जो पाचन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स जो है वो डाइपेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो एसिड में टूट रहा है। माल्टोज जो है, माल्टोज कहाँ बना था, माल्टोज हमने बात करी थी, जो स्टार्च का मुख्य गुहा में पाचन हुआ था वहां पे माल्टोज बना था। तो माल्टोज किसमें, माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट रहा है।
और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर होती है, ठीक है। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने के रस में सुक्रोज होता है। माल्टोज अपन ने बात कर ही ली है। फिर न्यूक्लियोटाइडेज जो है, कुछ मात्रा में न्यूक्लियोटाइडेज बच गया, वो न्यूक्लियोसाइडेज साइड्स में बदल गया न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद में शुगर और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस में टूट गया। फिर डाई और मोनोग्लिसराइड्स किस में टूट गए? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये लाइपेजेज की प्रेजेंस में हुए, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या हो गया, जो पाचन की प्रक्रिया थी, यानी कि अपना काम क्या था, जटिल जो है अवशोषण योग्य जो पदार्थ नहीं है उनको सरलतम अवशोषण योग्य पदार्थों में तोड़ना, ये था पाचन, जो कि यहाँ पे आंतररस के अंदर कंप्लीट हो चुका है। ऊपर वर्णित जैव वृहद अणुओं के पाचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। ग्रहणी भाग में क्या हो गया, संपूर्ण पाचन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र भागों में अवशोषित होते हैं। अब जो है छोटी आंत के अंदर 3 पार्ट देखे थे हमने, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर तो क्या हो रहा था, पाचन हो रहा था, जबकि जेजुनम और इलियम के अंदर क्या होगा, अवशोषण होगा। अब पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अब इसका जो सरलतम रूप बन चुके हैं इनको अवशोषण किया जाएगा, सेल्स के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। अपचित तथा अवशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। अब जैसे देखो, डायग्राम में वापस जाते हैं एक बार। ये देखिए, अब क्या हुआ, ये क्या है, सी आकार की ग्रहणी, ये पीछे आ गई इसके, सी आकार की ग्रहणी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, पाचन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में भोजन आगे चलता जाएगा। ये क्या है, ये छोटी आंत के पार्ट है, ठीक है, जेजुनम और इलियम। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली अवशोषण हो रहा है, ठीक है। जो सरलतम रूप बन चुका है उनका अवशोषण हो जाएगा, सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ जो पदार्थ हैं, जो अपचित पदार्थ हैं, यानी कि जिनका पाचन अच्छे से नहीं हुआ है या फिर जो आवश्यक नहीं है अपनी बॉडी के लिए, वो कहाँ जाएंगे, आगे बड़ी आंत के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से ये बड़ी आंत में एंटर हो गए, बड़ी आंत से ये होते हुए, ये आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ वृहदान्त्र में होते हुए आगे हम मलाशय में एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है। मलाशय में एकत्रित होने के बाद क्या होगा, जो अपचित भोजन होगा वो मलाशय में एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद में उसको यहाँ पे जो 2 अवरोधियों की भी बात की थी हमने, अंदर वाली अनैच्छिक होती है और बाहर वाली ऐच्छिक होती है, इन दोनों अवरोध पेशियों के द्वारा समय समय पर मल त्याग कर दिया जाएगा। चलिए, अब एनसीईआरटी पे वापस आ जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया ग्रहणी तक समाप्त होगी है, बड़ी आंत में कोई पाचन की क्रिया नहीं होगी। बड़ी आंत का कार्य है कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण, कुछ मात्रा में जल, खनिज और औषधियों का अवशोषण, श्लेष्म का स्त्रवण, जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। अब देखो, जो फूड जो है जिसका पाचन नहीं हुआ, ठीक है, अपचित भोजन है, उसको क्या होगा, उस बड़ी आंत के अंदर श्लेष्मा का स्त्रवण होगा, जिससे कि वो लसलसा वापिस वैसा ही हो जाएगा, ताकि उसका आसानी से बहिर्त्याग हो सके, यानी कि उत्सर्जित किया जा सके उसको। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में, यानी कि सीकम, कॉलन और रेक्टम 3 पार्ट थे, तो रेक्टम के अंदर इसको मलाशय के अंदर संग्रहित हो जाता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद में समय समय पर इसको त्याग दिया जाता है। इसके आगे चलते हैं अपने। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। अब जो जठरांतरिक पथ है, यहाँ पे इसमें तंत्रिकाओं का भी योगदान होगा और हार्मोन्स का तो आपने देख ही लिया। और तंत्रिकाओं का योगदान कैसे है, अपने बात करते हैं कि जो एंजाइम्स का सीक्रेशन है वो तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होगा, यानी कि जब भोजन आ रहा है तो नर्व के द्वारा संकेत जाएगा कि भोजन, जैसे स्टमक के अंदर आ रहा है तो स्टमक के अंदर भोजन पहुंच चुका है, अब एंजाइम्स का सीक्रेशन कराओ। तो इस टाइप के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के समन्वय के द्वारा पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है।
भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध और अथवा मुख गुहा नली में उपस्थिति लार ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीपित करती है। यानी कि अब जैसे कि अपने सामने जैसे गरम-गरम खाना पड़ा हो तो उसमें अपने मुख गुहा के अंदर क्या होता है, लार का स्रवण होने लग जाता है। तो ये सब क्या होता है कि पाचन के अंदर मदद करने वाली कुछ प्रक्रियाएँ हैं, जैसे लार आएगी तो उसके द्वारा पाचन होगा अच्छी तरह से। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होते हैं। जठरीय स्राव यानी कि जठर रस का स्रवण हो रहा है, यानी कि एंजाइम्स वगैरह जो भी हैं वो सीक्रेट हो रहे हैं, या फिर छोटी आंत के अंदर जो भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं उनका भी नियंत्रण कहाँ होता है, तंत्रिकाओं के द्वारा संकेत पहुंचते हैं जिसके द्वारा एंजाइम सीक्रेट होने चालू हो जाते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा नियमित होती है। इसके बाद है हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। अब जैसे जठर रस है या फिर इनके द्वारा जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के द्वारा संकेत भेजा तो उससे हार्मोन सिक्रेट हुए, ठीक है। अब हार्मोन क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स के द्वारा जो जठर रस यानी कि एंजाइम्स वगैरह है उनका सिक्रेशन हो रहा है, और एंजाइम्स के द्वारा क्या हो रहा है, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो रही है। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसको मापने की, ऊर्जाओं को मापने की का पैमाना है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में इसको संकेत व्यक्त करते हैं, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसे सामान्यतः कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है। जो है ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी या जूल का ही अपने नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं। जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की ऊर्जा मात्रा है, क्योंकि यह ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा है। अब देखो, जूल और कैलोरी क्या है, 1 ग्राम जो है जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ये इसी की जो जूल या कैलोरी ऊर्जा का मापन है ये। अतः कार्यकीय वैज्ञानिक प्राय किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का प्रयोग करते हैं, जो 1 किलो कैलोरी की ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए होता है। अब जैसे कैलोरी और जूल है वो तो बहुत छोटी मात्रा है, ठीक है। 1 ग्राम जल का को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, किलो कैलोरी या किलो जूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पोषण विज्ञानी परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जल के रूप में, जूल के रूप में, सॉरी, परंपरागत रूप से जूल के रूप में व्यक्ति, इसका कोई वैसे कुछ खास मतलब है नहीं। अब आगे आती है एक बम कैलोरीमीटर, ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद कक्ष या बर्तन। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी मान, ऊष्मीयमान अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य का कार्यकी मान है। 1 ग्राम जो है खाद्य पदार्थ जो है उसकी वास्तविक दहन ऊर्जा, जो रियल में उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो कार्यकी मान है उसका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के स्थूल ऊष्मीय मान क्रमशः 4.1, 5.65 और 9.45। अब स्थूल ऊष्मीय मान कौन से हैं, जो अपने को नॉर्मली बाहर, जैसे बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर प्राप्त हो रहे हैं, वो है स्थूल कैलोरी मान। जबकि बॉडी के अंदर जो रियल में अपने को जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का पाचन हो रहा है उसके द्वारा जो मिल रहे हैं वो है कार्यकी ऊर्जा मान, ठीक है। तो कार्यकी ऊर्जा मान कौन से हैं जो अपनी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, वो है 4 किलो कैलोरी एवं 9 किलो कैलोरी। इसके अंदर देखो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के इसके अंदर तो है स्थूल मान तो है 4.1, 5.65 और 9.45 किसका है, वसा का। जबकि कार्य की ऊर्जा मान कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए है 4 किलो कैलोरी, जबकि वसा के लिए है 9 किलो कैलोरी। इसके बाद आता है पाचित उत्पादों का अवशोषण। अभी तक हमने क्या किया, पाचन कर लिया अच्छी तरह से, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल पदार्थों को सरलतम रूप में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, उसका अवशोषण करवाएंगे, ठीक है, सेल्स के द्वारा उसका अवशोषण करवाएंगे। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद
यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या फिर लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब जो जो अपनों ने उत्पाद बनाए, सरलतम रूप बनाए, उनको क्या करना है, रक्त के अंदर या तो रक्त में डालना है या फिर लसिका में प्रवेश करवाना है। ठीक है, यह प्रक्रिया निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, 3 विधियां हैं, या तो निष्क्रिय हो सकता है, या फिर सक्रिय हो सकता है, या सुसाध्य परिवहन हो सकता है। अब इनमें फर्क क्या है, निष्क्रिय में क्या है, सक्रिय में क्या है और सुसाध्य परिवहन में क्या है। निष्क्रिय तो वो है जैसे एक तरह का विसरण प्रक्रिया होती है ना, उस टाइप की प्रक्रिया है निष्क्रिय के अंदर तो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ना तो कोई कैरियर प्रोटीन होगा, ठीक है, और ना ही सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होगा। ठीक है, ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जो पदार्थ है वो गमन करेंगे। ठीक है, और 2 नंबर बात जो है, इसके अंदर कोई भी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि एक जगह से दूसरे जाने पे किसी कैरियर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, फिर डायरेक्टली सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आता है सुसाध्य परिवहन। सुसाध्य परिवहन के अंदर क्या होता है, कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता। ठीक है, एक नंबर एनर्जी का यूज नहीं होता, 2 नंबर बात सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध नहीं होता, ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होता है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और 3 नंबर बात, इसमें कैरियर प्रोटीन का यूज होता है। ठीक है, उसमें निष्क्रिय के अंदर क्या था, कैरियर प्रोटीन भी नहीं थे, कोई भी कैरियर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुसाध्य परिवहन में क्या हो रहा है, कैरियर की आवश्यकता हो रही है, लेकिन एनर्जी वगैरह कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही अपने को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जाना है। ठीक है, अब सक्रिय परिवहन के अंदर क्या हो रहा है, सक्रिय के अंदर हो रहा है एक नंबर बात तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, 2 नंबर बात सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जाएगा, यानी कि जहाँ पे कम सांद्रता है वहां पे और अधिक जाएगा, यानी कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ पदार्थों का गमन होगा, और कैरियर प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विस्तरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि इसमें पूछेगा क्या, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो उसके अंदर वो ग्लूकोज या फिर उसका नहीं पूछेगा, एमिनो एसिड का नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ग्लूकोज और एमिनो एसिड को तीनों कैटेगरी के अंदर डाल रखा है, यानी कि कुछ मात्रा में डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे उसका सरल विस्तरण होना है, यानी कि निष्क्रिय विधि द्वारा जाएगा, या किस समय पे उसका सक्रिय होना है, या किस टाइम पे उसका सुसाध्य परिवहन होना है। तो ये कुछ पदार्थ है जो जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड है, ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे सांद्रता ज्यादा है, कहाँ पे कब बॉडी में उसकी आवश्यकता ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो क्लोराइड आयन है वो सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय परिवहन के द्वारा जाएगा। ठीक है, क्लोराइड, इसके अंदर क्लोराइड याद रखना है, निष्क्रिय के अंदर क्लोराइड याद रखना है, बाकी दोनों तो तीनों में है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड तो तीनों में होंगे, क्लोराइड याद रखना है। ठीक है, निष्क्रिय के अंदर क्लोराइड याद रखना है, विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। मैंने बता दिया आपको, निष्क्रिय के अंदर क्या होगा, सांद्रता प्रवणता पहले से उपस्थित होनी आवश्यक है। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं, इस क्रिया को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। मैंने कहा था ना, ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो है वो इसमें भी आगे ग्लूकोज और एमिनो एसिड, और आगे अपने सक्रिय पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे। तो ग्लूकोज एमिनो एसिड को ध्यान नहीं रखना, क्लोराइड इसमें ध्यान रखना है, इसमें दो ही दे रखे हैं, ग्लूकोज और एमिनो एसिड, किसमें, सुसाध्य के अंदर, और सक्रिय के अंदर आगे देख लेते हैं। इसके बाद है जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जो पदार्थ हैं वो गमन करेंगे, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रिय के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन, इसके अंदर सोडियम याद रखना है। ठीक है, उसके अंदर निष्क्रिय के अंदर क्या याद रखना था, क्लोराइड आयन, इसमें क्या याद रखना है, सोडियम आयन। एमिनो एसिड, ग्लूकोज तीनों के अंदर है। ठीक है, वो समय पे डिपेंड करेगा, या फिर उस टाइम पे बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब उसका सक्रिय हो रहा है, कब निष्क्रिय हो रहा है, कब सुसाध्य परिवहन हो रहा है। ठीक है, चलिए, विद्युत अपघट्य का रक्त में अवशोषित इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है, सो इन तीनों का सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं होते, रक्त में विलयशील नहीं है। वसा और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, ये क्या नाम है, रक्त के अंदर घुलनशील नहीं होते, इसलिए क्या होता है, ये रक्त में अवशोषित नहीं होंगे। इसलिए इनको कहाँ अवशोषित करेंगे, ये होंगे उसमें कहाँ पढ़ा था अपनों ने, लैक्टियल के अंदर, लसिका वाहिनियों में।
इनको जो है बाकी सब के सब पदार्थ हैं वो तो रक्त में अवशोषित होंगे, जबकि लैक्टियल के अंदर कौन अवशोषित होएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि ये म्यूकोसा लेयर है सबसे बाहर की तरफ, ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये म्यूकोसा की लेयर है। तो सबसे पहले क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो टूटेंगे बिल्कुल सरलतम रूप में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आगे। अब ये क्या करेंगे, म्यूकोसा लेयर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, किसमें? मिसेल बनाते हैं। ठीक है, मिसेल बनाते हैं, जैसे कि एक टाइप का मिसेल अपने ने उसमें भी देखा होगा, ये इसके चारों तरफ ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, इसके द्वारा मिसेल कण बन जाता है, इसके अंदर फैट की सरलतम रूप बूंद होती है। ठीक है, ये यहाँ प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। अब क्या होगा, ये मिसेल से वापस से क्या होएगा, जो फैट की बूंद वापस बना लेंगे। ठीक है, पुनः संचरित हो जाएंगे और उसके बाद में विलाई के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। लसिका वाहिकाएं जो हैं वो अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त में छोड़ देंगे। ठीक है, देखो डायग्राम चलते हैं वापस। ये डायग्राम देखो, अब विलाई के अंदर क्या हो रहा है, जो तो है ब्लड में जाने लायक वो तो सीधे ये ब्लड वेसल यानी कि कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और जो है फैट है, वसा की बूंदे हैं, वो कहाँ जाएंगे? लैक्टियल्स के अंदर। उसके बाद में इसको ब्लड के द्वारा आर्टरी और वेन्स के द्वारा आगे परिवहनित कर दिया जाएगा। इसके बाद ये देख लो, कुछ पदार्थों का अवशोषण यहाँ पे दिखा रखा है। मुख के अंदर क्या होता है, कुछ औषधियां जो मुख और जिह्वा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे अस्तित्व करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। अब जैसे कुछ औषधियां होती है, जैसे कुछ तो होती हैं जिनको अपने निगलते हैं, जैसे पानी के द्वारा गोली वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ औषधियां ऐसी भी होती है जिनको डॉक्टर सलाह देता है कि जीभ के नीचे रख लो, इस टाइप की जीभ पे रख लो, या इस टाइप की सलाह देता है। तो वो क्या होती है, वो मुख गुहा के अंदर ही उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, वो सरलतम रूप में ही दी जाती है एज इट इज, वो जो वेसल्स होती हैं मुख गुहा के अंदर उसके अंदर अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अब अमाशय के अंदर बात करेंगे। अमाशय में जल, सरल शर्करा, एल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। अब सरल शर्करा शर्करा कौन सी थी, जो जिसका पाचन मुख गुहा में 30% शुगर का पाचन हुआ था ना, वो अवशोषण, उसका अवशोषण अमाशय के अंदर हो जाता है। छोटी आंत में अधिकतर चीजों का पाचन अवशोषण नहीं होता है छोटी आंत में। पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग, यहाँ पर पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण हो जाता है। बाकी सबका रक्त में और जो है वसा होता है उसका लसिका के अंदर अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ी आंत में भी कुछ एक पदार्थों का होता है, जैसे जल, कुछ खनिजों और औषधि का अवशोषण। कुछ एक औषधियों का तो अवशोषण मुख के अंदर ही हो जाता है, और जो बाकी थोड़ी बहुत रहेगी उनका अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है, और कुछ खनिजों का भी अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, यहाँ पे अवशोषण की प्रक्रिया भी पूरी होगी। अब थोड़ी बहुत बातें और है, देख लो। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। यानी कि मेन पार्ट कहाँ है, ड्यूडेनम के अंदर क्या हुआ था, अधिकतर पाचन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में जेजोनम और इलियम के अंदर क्या होगा, अधिकतर अवशोषण वही होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे विलाई और माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, आपने बात की थी। उसके अंदर क्या था, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है विलाई और माइक्रो विलाई के कारण, जिससे कि अवशोषण आसानी से हो जाता है। अवशोषण सारांश ये अपन देख लिया, तालिका देख ली। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंच जाते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सौंगीकरण प्रक्रिया के बारे में, आपको बताया था कि क्या हुआ था, जैसे एमिनो एसिड का अवशोषण हो गया, उसके बाद में उसको जैसे जिस भी पार्ट के अंदर जिस भी प्रोटीन की आवश्यकता है उसमें वापस कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन के अंदर, एमिनो एसिड वापस से जुड़ के प्रोटीन की श्रृंखला बना लेंगे और वो प्रोटीन यूज हो जाएगा। ठीक है, अब यही वापस से उसका यूज होना, ये सौंगीकरण था। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंच जाते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इसे सौंगीकरण, एस्टिमुलेशन कहते हैं।
पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है, ठीक है। अब जो अपचित पदार्थ रह गए जिनका अवशोषण नहीं हुआ या जो पच नहीं पाए, उनको क्या होगा, वो मल में कन्वर्ट होके मलाशय के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जो तंत्रिका प्रतिवर्त न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। जब मलाशय के अंदर मल एकत्रित हो जाएगा, उसके बाद में उसका मल त्याग कर दिया जाएगा, ठीक है। मलदार के से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है जो एक बृहद क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। इसमें भी ऐच्छिक और अनैच्छिक, एक अवरोधिनी जो होती है या मसल होती है वो अनैच्छिक होती है, वो पहले खुल जाएगी, उसके बाद में इच्छा अनुसार उसको मल त्याग कर दिया जाएगा। इसके बाद में देखो पाचन तंत्र के कुछ विकार हैं, उन विकारों के बारे में अपने बात कर लेते हैं। आंतरनलिका का शोथ जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। अब छोटी आंत के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करते। लेकिन कुछ एक जो जीवाणु और विषाणु होते हैं वो हार्म होते हैं हमारे लिए, तो उसके द्वारा भी विकार हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे कि फीताकृमि, गोलकृमि, सूक्ष्मकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। हुकवर्म, पिनवर्म वगैरह कुछ एक जो हानिकारक होते हैं हमारे लिए, उनके द्वारा आंत्र का संक्रमण हो जाता है, ठीक है। पीलिया या जॉन्डिस, इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब पीलिया के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, पित्त वर्णक जो है उनका जमाव हो जाएगा, जिससे कि पूरी बॉडी ऐसे येलोइश हो जाएगी। उसके बाद में आ जाता है वमन या वोमिटिंग। वोमिटिंग में अपनों ने बात की थी कि जब कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है अमाशय और किसमें, ईसोफेगस और अमाशय के बीच में जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो ढंग से काम नहीं करता, तो वोमिटिंग हो जाती है। यह अमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र, यानी कि वोमिटिंग का एक ऑर्गन जो सेंटर होता है, कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, वहाँ पे वमन केंद्र स्थित होता है, वहाँ से नियंत्रित हो जाती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, यानी कि कई बार किसी को जैसे बसों में सफर करने से उल्टी आती है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उनके बेचैनी होती है, यानी कि पहले से ही इच्छा होने लग जाती है, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहले ही संकेत मिलने लग जाता है धीरे धीरे। उसके बाद में जब वो संकेत बढ़ जाते हैं तो उसमें वोमिटिंग हो जाती है। इसके बाद आगे देखो प्रवाहिका या डायरिया। आंत्र या बोवेल की अपसामान्य गति, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये इंग्लिश में ध्यान रखना क्योंकि हिंदी में एक जैसा इसमें अपसामान्य गति है और इसमें गतिशीलता अनियमित है, तो इसमें पता नहीं लगेगा, इसलिए इंग्लिश में याद रखना कि डायरिया के अंदर तो हो रही है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार मल त्याग की इच्छा हो जाती है। इसमें क्या होता है, अच्छी तरह से पाचन नहीं हो पाता, जिससे कि अपचित भोजन ही काफी अत्यधिक पतला हो जाता है और वो बार बार मल त्याग होता है। बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। अब अवशोषण ही नहीं होएगा, जिसका अपनों ने पाचन कर लिया, अवशोषण हो ही नहीं रहा, तो वो सीधा मल द्वार द्वारा त्याग दिया जाएगा। कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या हो रहा है, कब्ज में बृहदांत्र में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित, यानी कि इरेगुलर मूवमेंट, इसमें जिसको मरोड़ बोलते हैं, मरोड़ आना, उसके अंदर क्या होता है, कोष्ठबद्धता या कब्ज के अंदर होता है। गतिशीलता अनियमित हो जाती है। फिर है अपच, इनडाइजेशन। इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। इसमें मतलब ढंग से पाचन ही नहीं हो रहा, तो पाचन नहीं होगा तो पेट तो भरा भरा महसूस होएगा, लेकिन एनर्जी नहीं होएगी, क्योंकि भोजन जब पचेगा नहीं तब तक अपने को उसका अवशोषण नहीं होगा, और उसका अवशोषण नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसमें भूख कम लगती है, इसलिए भूख के लिए भी अलग से दवाइयाँ आती हैं, ज़्यादा भूख लगने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि जो पेट में भोजन है उसका अच्छी तरह से पाचन हो रहा है, तो पाचन अच्छी से होएगा तो और भूख लगेगी और खाना खाएँगे अपने। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण भी हो सकती है। अपच क्या होता है, जो भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, इसमें अपने कई बार अपने टाइम गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं या सही खाना नहीं खा रहे, आजकल जो फास्ट फूड चल रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, अलग अलग डिपेंड करेगा, ठीक है, बॉडी के ऊपर। आगे चलिए, आहार में प्रोटीन एवं संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा, कुपोषण, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका के अनेक
कम विकसित क्षेत्रों में विस्तृत समस्या है। अब क्या हो रहा है, कुपोषण का अधिकतर हमने बहुत जगहों पे देखा होगा कि कुपोषण पहले तो बहुत ज़्यादा था इंडिया के अंदर भी, अब काफ़ी सुधार आया है उसके अंदर। तो कुपोषण के अंदर क्या हो रहा है, ढंग से मतलब खाना नहीं मिल रहा उनको, 3 टाइम खाना नहीं मिलता, कई बार तो 1 टाइम भी नहीं मिलता। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको अच्छे से ना भोजन मिलता है, ना उनमें एनर्जी होती है, तो उनको कुपोषण की समस्या हो जाती है। सूखा, अकाल एवं राजनीतिक उथल-पुथल के कारण जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण (पीईएम) प्रोटीन एनर्जी कुपोषण से प्रभावित हो जाता है। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध तथा 80 के दशक में इथोपिया में भयंकर सूखे के कारण ऐसा हो चुका है। सूखा पड़ गया तो क्या होगा, भोजन की कमी होगी, भोजन की कमी होगी तो भोजन मिल नहीं पाएगा और कुपोषण की समस्याएं पैदा होंगी। पीईएम शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित करता है तथा मरस्मस और क्वाशियोरकोर रोग उत्पन्न करता है। अब पीईएम के 2 प्रकार हैं, एक तो है मरस्मस और एक है क्वाशियोरकोर। ये क्या है, दोनों ही बच्चों के अंदर रोग होते हैं, लेकिन बच्चों में भी एज डिफरेंस के अंदर होता है, ठीक है। मरस्मस जो है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ अत्यल्पता के कारण होता है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाएगी, तो उसमें कौन सा रोग होएगा, मरस्मस। ये क्या है, 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को माँ का दूध मिलना चाहिए। उसके कारण क्या होता है, उनमें एंटीबॉडी भी पर्याप्त मात्रा में रहती है, प्रोटीन वगैरह भी अच्छे से, कैलोरी भी पूरी मिलती है, तो वो हेल्दी रहता है। लेकिन कई कंडीशंस के अंदर क्या होता है, बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलने के कारण उनमें क्या होता है, ये मरस्मस नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होगा, कुपोषण ही है एक टाइप का। इसका मुख्य कारण शिशुओं को माँ के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार को देना होता है। देखो ये आ गई ना लाइन। इसका मुख्य कारण प्राय कम अंतराल में पुनः गर्भधारण अथवा शिशु का जन्म होना है। यानी कि कम अंतराल में अगर शिशु का जन्म हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अच्छी तरह से माता भी स्वस्थ नहीं होगी, तो वो अपने बच्चे को नहीं, मिल्क फीडिंग नहीं करवा पाएगी। जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का ही होता है। यानी कि बहुत कम आयु है और उसके बाद एक और बच्चा हो जाए तो उसको अच्छे से नहीं मिल्क वगैरह नहीं मिल पाएगा। अब मरस्मस में प्रोटीन अत्यल्पता के कारण वृद्धि मंद तथा ऊतकों की प्रोटीन का विस्थापन अत्यंत कृशकायी, शरीर एवं हाथ पैर अत्यंत पतले हो जाते हैं, त्वचा शुष्क, पतली एवं झुर्रीदार हो जाती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, मरस्मस में प्रोटीन अत्यल्पता के कारण क्या हो रही है, बिल्कुल ही वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे कि मतलब एक टाइप से बच्चा, जैसे अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, हड्डियों का ढांचा है। तो यानी कि ना ही मसल्स वगैरह ढंग से दिखेंगी, तो बिल्कुल भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वृद्धि की दर एवं शारीरिक भार बहुत अधिक घट जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास भी बहुत अधिक मंद हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे का मेनली विकास है वो यही 4-5 साल की उम्र तक होता है, जो मेंटल विकास होना है या फिर जो बॉडी का भी अच्छी तरह से विकास है। तो अगर अपने को ढंग से फूड ही नहीं मिल रहा है या अपने को प्रोटीन वगैरह अच्छे से मिल ही नहीं रहे, तो ना ही शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास भी नहीं होगा। मानसिक क्षमता भी असंतुलित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर प्रोटीन अत्यल्पता से उत्पन्न विकार है, जिसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं होती है। यहाँ पे प्रोटीन की जगह पे कैलोरी होगा, ठीक है। जिसमें कैलोरी की कमी तो नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। यानी कि इसमें प्रोटीन की कमी हो रही है। मरस्मस की तरह ही क्वाशियोरकोर में भी मांसपेशियां लटक जाती हैं, मांसपेशियां लटक जाएंगी, हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। इसमें भी वही है, वृद्धि भी रुक जाएगी, मस्तिष्क का विकास भी रुक जाएगा। परंतु मरस्मस के विपरीत त्वचा के नीचे कुछ वसा शेष रह जाती है। उसमें तो क्या था, बिल्कुल ही दुबला पतला हो जाता है, मतलब एकदम हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, त्वचा के नीचे कुछ मात्रा में वसा शेष रह जाती है, जिससे कि क्या होता है, थोड़ी सूजन वगैरह आ जाती है बॉडी पे, बॉडी मोटी सी दिखाई देने लग जाती है। यानी कि लेकिन वो होती मतलब
परंतु शरीर के विभिन्न भागों में अत्यधिक शोथ एवं सूजन दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की तो कमी है लेकिन सूजन आई हुई है बॉडी में, किसके कारण? वसा के कारण। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाए जाते हैं? तो मानव के लार ग्रंथि कितने जोड़े होती है? 3 जोड़े होती है। सबसे पहली कौन सी थी? पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद में सबमैंडिबुलर और उसके बाद में सबलिंगुअल। तीन जोड़े। ठीक है, इसका बी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अपने बताई, मैंने आपको बताई थी, यकृत होती है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है अपने बॉडी की। और एक सबसे बड़ा ऑर्गन भी मैं आपको बताया था, सबसे बड़ा अपनी बॉडी का ऑर्गन है स्किन, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन का स्त्रवण होता है। पेप्सिनोजन का स्त्रवण कहाँ पे होता है? आमाशय के अंदर। तो जठर ग्रंथि से हो गया। सॉरी। इसके बाद में है अगला प्रश्न है, जठर रस की पीएच। जठर रस कहाँ पे होता है? आमाशय के द्वारा जो रिलीज होता है उसको जठर रस बोलते हैं। तो उसकी पीएच कितनी होगी? 1.8। अगला क्वेश्चन देखो, मुख में कितने प्रतिशत स्टार्च का पाचन होता है? 30%। सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता? बाकी सभी स्रावों के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि एक पित्तरस ही ऐसा है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होते। तो पित्तरस में होता क्या है? पित्त वर्णक होते हैं, या फिर क्या कोलेस्ट्रॉल वगैरह और फॉस्फो निम्न में से किसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो हमने बात की थी कि एंजाइम्स जो है सभी ग्रंथियों के स्रावों में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एक पित्तरस ही ऐसा है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो पित्तरस के अंदर होता क्या है? पित्तरस के अंदर एक तो होते हैं पित्त वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। और क्या होते हैं? पित्त लवण होते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये पित्तरस हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी, पित्तरस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुक्रेज सुक्रोज को परिवर्तित करता है। सुक्रोज किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। बी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया के अंदर सब पूरे बॉडी के ऊपर येलोइश कलर आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब हमने बात की थी कि पदार्थों का अवशोषण हो गया, उसके बाद उसका क्या होगा? स्वांगीकरण, यानी कि उन पदार्थों को विभिन्न क्रियाओं में यूज में लेना। ठीक है, तो ये हो गया स्वांगीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में यकृत का भार 1.2 से 1.5। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में एंजाइम टायलिन उपस्थित होता है। टायलिन कहाँ बात करी थी हमने? लार में होता है टायलिन, लार में। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनों से क्वेश्चन बनाए हुए हैं ये। मनुष्य के आहार नली के जोड़े का चयन करें जिसमें अवरोधिनी उपस्थित होती है। तो ग्रसनी में क्या होता है? ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स में कोई अवरोधी नहीं पाई जाती, तो ये कट गया। फिर इसमें भी ग्रसनी, इसमें भी कोई अवरोधिनी नहीं है। उसके बाद में देख लो यहाँ पे मलाशय आ गया, मलाशय में भी कोई अवरोधी नहीं है। अब यकृतग्नाशी वाहिनी, यहाँ पे कौन सी अवरोधिनी पाई जाती है? ओडी की अवरोधिनी, हमने बात की थी। और यहाँ पे गुदा के अंदर भी अनैच्छिक और ऐच्छिक अवरोधनियां पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे आहार नली के कुछ संरचनाओं के नाम दिए गए हैं, उन संरचना का चयन करो जो जठर म्यूकोसा का रूपांतरण है। जठर म्यूकोसा यानी कि अमाशय के अंदर अंकुर, जठर वलय, पेयर्स पेचेस, जठर ग्रंथियां, लिबर कोन प्रगुहिका, अंकुर, जठर वलय, जठर ग्रंथि। तो ये कट गया, पेयर्स पेचेस यानी है, ये भी कट गया। अंकुर, जठर ग्रंथि, पेयर्स ग्रंथि, ये भी कट गया। लिबर कोन प्रगुहिका, अंकुर,
जठर वलय और जठर ग्रंथियां। जठर वलय को हमने क्या बताया था, रोगे, और जठर ग्रंथियां तो पाई जाती हैं। तो इसका बी आंसर हो गया। चलिए आगे, यकृत के वाहिनी तंत्र के सही क्रम का चयन करें। यकृत के वाहिनी तंत्र, अब देखो सबसे पहले हमने बात की थी, यकृत से दो निकली, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से निकली हिपैटिक डक्ट, ठीक है। दोनों हिपैटिक डक्ट आपस में मिलके बनाई कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। इधर से आई सिस्टिक डक्ट, कहाँ, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आई। सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाया था, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया था, कॉमन बाइल डक्ट। ये है कॉमन बाइल डक्ट। ये है हिपैटिक डक्ट। ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इसके बाद में कॉमन बाइल डक्ट के बाद में इधर से आई पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। पैनक्रिएटिक डक्ट आगे, इसमें ये दोनों जुड़ गई, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट ने आपस में जुड़ के क्या बनाया था, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। यहाँ पे कौन सी अवरोधिनी थी, ओडी की अवरोधिनी, ठीक है। और इसी जगह पे वेटर का एम्पुला भी था, और यहाँ इस जगह पे कौन सी थी, बॉयडन की अवरोधिनी। यहाँ पे लिख दो बॉयडन की स्फिंक्टर, ठीक है। तो अब देख लो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हिपैटिक डक्ट, यकृत वाहिनी, फिर पित्त वाहिनी, फिर अग्नाशय वाहिनी, और यकृत अग्नाशय वाहिनी। हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट, फिर पित्त वाहिनी बाइल डक्ट, उसके बाद में अग्नाशय हिपैटिक डक्ट, ये वाली हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक डक्ट, और ये हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट, लास्ट में हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। बी आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव वृहद अणु जिसका पाचन अमाशय में बिल्कुल नहीं होता वह है, बिल्कुल नहीं होता, किसका बताया था मैंने, एक तो कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी पाचन नहीं होगा, ठीक है। वसा का भी वैसा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में वसा का पाचन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा, अगर और आ जाए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ जाए, तो न्यूक्लिक एसिड का भी पाचन अमाशय में बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अमाशय को काट कर हटा दिया जाए तो निम्न में से किसका पाचन बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। पाचन प्रभावित नहीं होगा यानी कि वो जो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका पाचन अब अमाशय के अंदर होता ही नहीं है, वो उनका पाचन ही नहीं होगा, तो वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देख लो, एक तो कार्बोहाइड्रेट हमने बात कर ही ली, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका पाचन अमाशय में अल्प मात्रा में होता है। अल्प मात्रा में अमाशय के अंदर पाचन किसका होगा, वसा का, बहुत अल्प मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का तो होता ही नहीं है, और इसका काफी ज्यादा हो जाता है। अगर मान लें ए कार्बोहाइड्रेट है, बी वसा है, सी प्रोटीन है, डी न्यूक्लिक अम्ल है, ई विटामिन है, उस सेट को चुने जिसका पाचन सबसे पहले और बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में प्रारंभ हो जाता है, तो ए तो आएगा, पहले का ए हुआ, यानी कि बी कट गया। और उसके बाद में है बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होने वाला पाचन किसका, वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, न्यूक्लिक अम्ल का भी होता है, लेकिन विटामिन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि विटामिन है ही सरलतम रूप, ए और ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम के सेट का चयन करें जो सक्रियण का कार्य करते हैं। सक्रियण का कार्य कौन कौन से करते हैं, ट्रिप्सिन करता है, सही बात है बिल्कुल। HCl का काम नहीं होगा, एंजाइम नहीं है। लाइपेज और न्यूक्लियस नहीं। एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन, ये आंसर आ गया। एंटेरोकाइनेज का काम क्या है,
ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना। और ट्रिप्सिन का काम क्या है, आगे काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदलना। ठीक है, ये ट्रिप्सिन के काम है। तो ये सक्रियण का काम कर रहे हैं दोनों, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त लवण निम्न में से किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है? पित्त लवण किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है? वसा के जो है, वसा का पाचन पित्त लवण की प्रेजेंस में ही होता है। देख लो, वसा घुलनशील विटामिन भी हो गए इसके अंदर ही, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी हो गए। तो इसका डी आंसर आ गया। सिद्ध विटामिन तो जल घुलनशील विटामिन भी होते हैं, उनका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का चयन करें जो कि सिर्फ नवजात के जठर में ही पाया जाता है। रेनिन, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस सेट का चयन करें जो अमाशय के श्लेष्मी उपकला स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। HCl से बचाने वाले हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो श्लेष्मा हो गया और एक बाइकार्बोनेट। इसका सी आंसर आ गया। ये क्या करेंगे कि अमाशय का जो आंतरिक स्तर है उसको HCl के जो एसिडिक प्रभाव है, पीएच काफी कम है, तो एसिडिक है, उससे रक्षा करेंगे अंदर वाली परत का। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाले सर्वाधिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले सर्वाधिक एंजाइम कहाँ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ तो मुख्य गुहा में ही हो जाता है 30%, लेकिन मेनली कहाँ होते हैं? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत का जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। उसके बाद में नीचे दिए गए पाचन रसों में से उस जोड़े का चयन करें जो न्यूक्लिक अम्ल के पाचन से संबंधित है। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कहाँ होता है? अग्नाशयी रस में भी होता है और सक्कस एंटेरिकस छोटी आंत के जो रस है उसमें भी होता है। अग्नाशय में क्या होता है? न्यूक्लिएज। और सक्कस एंटेरिकस में कौन से एंजाइम होते हैं? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है? लाइपेज एंजाइम को कौन सक्रिय करता है? पित्त। लिपिड का पाचन पित्तरस की प्रेजेंस में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस ग्रंथि को चयन करें जो ग्रहणी के सी घुमाव में उपस्थित होती है। सी घुमाव ग्रहणी, ये ग्रहणी का सी घुमाव है। ऊपर क्या है? लीवर। ठीक है, और यहाँ क्या स्थित होता है? सी घुमाव के अंदर स्थित है जो, वो है पैनक्रियाज। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संरचना में अवरोधिनी स्थित नहीं होती है? अवरोधिनी किस में स्थित नहीं होती? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे कौन सी अवरोधिनी पाई जाती है? ओडी की अवरोधिनी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में होती है। एनएस के अंदर, एनएस के अंदर भी अवरोधिनी पाई जाती है। आपने बात करी थी अनैच्छिक और ऐच्छिक। उसके बाद में ग्रसिका तथा अमाशय की संधि। ग्रसिका और अमाशय की संधि में कौन सी है? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। लार ग्रंथि में कोई भी अवरोधिनी नहीं पाई जाती। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए, सही कथन का चयन करें। आहार नाल के अनेक हार्मोन लोकल हार्मोन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोकल हार्मोन भी पाए जाते हैं। काइलोमाइक्रोन रसांकुर के रुधिर वाहिनी से अवशोषित होते हैं। अब सबसे पहले तो ये आता है कि काइलोमाइक्रोन होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं काइलोमाइक्रोन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो वसा का अवशोषण है ना, उसमें क्या होता है? छोटी छोटी वसा की बूंदें होती है, ये है फैटी एसिड। ठीक है, वसीय अम्ल। ठीक है, इनके चारों तरफ क्या आ जाते हैं? पित्त लवण। अपने मिसेल की बात करी थी, उसी की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, मिसेल की। ठीक है, इस पूरे अणु को क्या कहते हैं? ये है क्या क्या? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल प्लस पित्त लवण। ठीक है, इसको बोलते हैं
मिसेल। होगा क्या, जो ये मान लो आरनाल की आंतरिक परत म्यूकोसा मान लो, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा, अंतर्ग्रहण होगा, ठीक है। अब अंतर्ग्रहण होने के बाद में यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ठीक है। इसके अंदर ये वसीय अम्ल की बूंदें एकत्रित हो जाएंगी, ठीक है। और ये है एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये मान लो म्यूकोसा लेयर है, ठीक है। अब इससे ये निर्माण हुआ है किसका, काइलोमाइक्रोन का, ठीक है। काइलोमाइक्रोन होता क्या है, लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे लिपिड था, उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ने रेटिकुलम ने इसमें प्रोटीन और ऐड करके लिपोप्रोटीन की एक गोली का टाइप में बना दी, इसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ये मिल्की कलर की होती है, ठीक है, मिल्की वाइट कलर की होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगी, अंदर होते हुए ये लैक्टियल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। लैक्टियल के अंदर इसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। हमने ये बात करी थी कि वसीय अम्लों का या वसा का जो अवशोषण है वो लैक्टियल्स में होता है, जबकि जो बाकी सब पदार्थों का रुधिर के अंदर होता है, रुधिर वाहिनियों में, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, काइलोमाइक्रोन रसांकुर के रुधिर वाहिनी से अवशोषित होते हैं, तो ये कथन गलत होगा। होते कहाँ से हैं, लैक्टियल के अंदर, ठीक है, लसिका वाहिनी में अवशोषित होते हैं। अगला ऑप्शन है, कुछ ड्रग्स भी मुख के म्यूकोसा से अवशोषित होती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ मात्रा में ड्रग्स का अवशोषण होता है म्यूकोसा के अंदर, मुख की म्यूकोसा में। फिर है, जल का अवशोषण सिर्फ छोटी आंत में होता है। नहीं, जल का अवशोषण आमाशय में भी होता है, ये भी गलत हो गया। तो सही कथन पूछे हैं तो सही कथन हो गए ए और सी, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोमन यानी कि वोमिटिंग के अंदर उपस्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जोड़े न्यूक्लिक अम्ल के पाचन से संबंधित है। न्यूक्लिक एसिड का पाचन कहाँ का होता है, अग्नाशयी रस में, न्यूक्लिएज, और सक्कस एंटेरिकस में न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, नेज कारक कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर निम्न में से किसके अवशोषण के लिए उत्तरदायी। विटामिन बी 12 का अवशोषण किसके द्वारा होता है, नेज कारक के द्वारा होता है। ये हमने जब स्टमक पढ़ा था उसमें बात करी थी इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि जो गाल से संबंधित होती है वह गाल में कौन सी होती है, पैरोटिड, कर्णपूर्व। अगला है, ओडी की अवरोधिनी, ओडी की अवरोधिनी कहाँ पढ़ी थी हमने, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में। अब तो याद ही होगी इनके अच्छी तरह से। यकृत से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही होना चाहिए या गलत, आप बताओ। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानते हैं, लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होते। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, जबकि यकृत का स्राव क्या है, एंजाइम्स। तो ये गलत हो गया कथन। मानव का यकृत द्विपालित होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में है, यकृत कोशिका यकृत का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यकृत कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल नहीं है। यकृत पालिका है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिकाएं तो व्यवस्थित होकर उसमें रज्जु का निर्माण करती हैं। देखो वापिस देखो डायग्राम, ये रहा, देखो ये छोटी छोटी सेल्स हैं जो ये मिलकर क्या बनाएंगी, हिपैटिक कॉर्ड। और ये पूरी की पूरी यकृत पालिका है जो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यकृत पालिका यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी गलत हो गया। उसके बाद में है वयस्क मनुष्य में यकृत का भार 1.4 किलोग्राम होता है। सही बात है, 1.2 से 1.5 दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही होगा, एवरेज आ गया। तो इसमें क्या है, गलत कथन का चयन करना है। गलत गलत कौन सा है, ए और सी। सी आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी क्रिया में क्रमाकुंचन की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। क्रमाकुंचन की भूमिका, क्रमाकुंचन होता क्यों है, एक तो भोजन के पाचन के लिए और एक भोजन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि ग्रसनी के अंदर ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचन हो रहा है तो वो भोजन आगे जाता हुआ स्टमक के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अंतर्ग्रहण, बहिक्षेपण, अवशोषण। अवशोषण के अंदर कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होगी क्रमाकुंचन की, क्योंकि अवशोषण करवाना है तो उसमें क्रमाकुंचन चाहिए ही नहीं अपने को। ये आंसर हो गया इसका। अगला है माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लैक्टेज, सुक्रेज। उपरोक्त नाम एंजाइम के हैं। उपरोक्त एंजाइम में से कितने एंजाइम सक्कस एंटेरिकस, छोटी आंत के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। माल्टेज होता है, डाइपेप्टाइडेज भी पाया जाता है, लाइपेज भी है, न्यूक्लियोसाइडेज भी है, लैक्टेज भी है और सुक्रेज भी है। सभी के सभी एंजाइम कहाँ है, सक्कस एंटेरिकस में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। निम्न में से किस में एमाइलेज एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एमाइलेज एंजाइम कौन सा है, जो स्टार्च का पाचन करता है। लार के अंदर एमाइलेज पाया जाता है, नहीं है। लार में तो एंजाइम होता है एमाइलेज, सॉरी। अग्नाशी रस में भी एमाइलेज होता है, सक्कस एंटेरिकस में भी होता है, लेकिन जठर रस के अंदर एमाइलेज नहीं होता। जठर रस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए आगे। निम्न में से उस सेट का चयन करें जिसमें कि लाइपेज एंजाइम पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। लाइपेज एंजाइम, लिपिड का पाचन करने वाले एंजाइम कहाँ कहाँ नहीं होंगे, देखो। अग्नाशी रस में होते हैं लाइपेज, तो ये कट गया। जठर रस लार में भी होते हैं, जठर रस में होते हैं, ये भी कट गया। जठर रस पित्तरस में भी होते हैं। लार और पित्तरस, लार में नहीं होगा, जठर रस में होता है और पित्तरस में नहीं होगा, ठीक है। पित्तरस में तो कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाएगा, तो इसका डी आंसर गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से स्थल पर पीएच 7 से अधिक पीएच कहाँ होती है, ड्यूडेनम में, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माल्टोज है। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज को जब माल्टेज की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, माल्टेज, तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मोनोमर। ये भी क्या है, मोनोमर। माल्टोज क्या हो गया, डाइसैकेराइड, ठीक है। ऐसे ही अगर किसकी बात कर लें, अपने सुक्रोज की बात कर लें, तो वो भी डाइसैकेराइड है। और एक और क्या आया था, लैक्टोज आया था। लैक्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। चलिए अगला। मानव के पाचन तंत्र में सर्वाधिक एंजाइम उपस्थित। सर्वाधिक एंजाइम कहाँ होते हैं, ड्यूडेनम में ही होते हैं, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन। आहार नाल के कौन से भाग में पाचन एंजाइम स्रावित नहीं होता है। पाचक एंजाइम स्रावित कहाँ कहाँ नहीं होता, अमाशय के अंदर होता है, कट गया। इसमें भी अमाशय है, कट गया। छोटी आंत में तो एंजाइम ही एंजाइम होते हैं, छोटी आंत में भी बहुत एंजाइम होते हैं। ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं होता, ग्रसिका में भी कोई एंजाइम नहीं होता और मलाशय में भी कोई एंजाइम नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र के कौन सी क्रिया के पश्चात स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण किसके पश्चात होएगा, पाचन के बाद अवशोषण होएगा और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होएगा, तो अवशोषण आ जाए इसका। मान ले ए मुख गुहा है, मुख है, बी अमाशय है, सी छोटी आंत, बी डी बड़ी आंत। उपरोक्त में से कौन सा भाग ड्रग्स के अवशोषण के लिए। ड्रग्स का अवशोषण अपन देखा था एनसीईआरटी में, मुख में लिखा हुआ है और बड़ी आंत में भी लिखा हुआ है। लेकिन ड्रग्स का अवशोषण ये भी तो होता है कि ड्रग्स का अवशोषण हर जगह पे होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ मात्रा में, अमाशय में भी होता है, कुछ मात्रा में छोटी आंत में भी होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए चित्र को पहचाने जिसमें लेबलिंग ए बी सी डी दिया गया है। नीचे कुछ तथ्य उपरोक्त लेबलिंग से संबंधित दिए गए हैं। तथ्यों को समझते हुए सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला है जैव रासायनिक फैक्ट्री। जैव रासायनिक फैक्ट्री क्या होती है, लीवर, डी का पहला हो गया। उसके बाद है अतिरिक्त तिरछे पेशी तंतु। अतिरिक्त तिरछे पेशी तंतु कहाँ होते हैं, जहाँ क्रमाकुंचन सर्वाधिक होता है, अमाशय के अंदर। इसका सेकंड हो गया, डी का सेकंड। उसके बाद है असामान्यता मधुमेह रोगियों में प्रकट होती है। मधुमेह रोगियों में इंसुलिन ग्लूकेगॉन, डी थर्ड आंसर, इसका थर्ड हो गया।
चौथा है वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ। वायु और भोजन दोनों का पथ क्या है? ग्रसनी। फोर्थ। तो देख लो किस में है। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, और डी का पहला, डी का पहला। बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। एनसीईआरटी की सीधी लाइन। आगे देखो, ए किलो कैलोरी है, बी किलो जूल है, सी कैलोरी है और डी जूल है। शरीर क्रिया विज्ञानी सामान्य उपयोग में क्या लेते हैं? किलो जूल और किलो कैलोरी, क्योंकि जूल और जो कैलोरी है वो बहुत छोटी इकाई है, अल्प इकाई है, तो इसको यूज में नहीं लेते, इन दोनों को मेनली यूज में लेते हैं। ठीक है, ए और बी। अगला, पोषण विज्ञानी परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को स्थान व्यक्त करते हैं। परंपरागत ढंग से अगर बात करें तो उसमें किलो कैलोरी को कैलोरी और जूल में बोल देते हैं, ए और बी दोनों। चलिए आगे, बम्ब कैलोरीमीटर है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद कक्ष, ये आंसर। तो मैं लिख कीजिए, पोषक तत्व दिए हुए हैं और इधर स्थूल कैलोरी मान दिया गया। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 4.1, फिर प्रोटीन का 5.65 और वसा का 9.45। ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, बी आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कार्य की ऊर्जा मान सर्वाधिक है? वसा की सर्वाधिक होती है 9। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा की वह मात्रा जिसकी आवश्यकता 1 केजी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोग्राम है, ग्राम नहीं है। 1 किलोग्राम के लिए क्या होती है? 1 किलो कैलोरी। ग्राम हो तो 1 कैलोरी। ठीक है, चलिए, कुपोषण निम्न में से कौन से देश या महाद्वीप की समस्या है? कुपोषण कहाँ कहाँ देखा था? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका के अंदर देखा था। तो इनमें से देख लो कौन सा है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ये आंसर। चलिए, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बड़ी संख्या में लोगों को किस परिस्थिति में प्रभावित करता है? सूखे में भी करता है, अकाल में भी करता है, राजनीतिक उथल पुथल में भी करता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इथोपिया में 80 के दशक में भयंकर सूखा पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। वयस्क को भी मरसमस हो सकता है, बिल्कुल गलत। मरसमस किसमें होता है? 1 वर्ष की आयु तक। मरसमस क्वाशियरकोर से ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है। सही बात है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि का रुक जाना, मस्तिष्क का विकास, शरीर में वसा की मात्रा और एडिमा। नीचे दिए गए चार्ट से उस विकल्प का चयन करें जो क्वाशियोरकोर तथा मरसमस के बीच समानता तथा विभिन्नता दर्शा रही। अब समानता, वृद्धि का रुक जाना दोनों के अंदर ही है। क्वाशियोरकोर और मरसमस में दोनों वृद्धि रुक जाएंगी, सही बात है। चारों ही हो गए इसमें तो। मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का विकास भी समान है, तीनों कट गए वाले। आंसर तो फर्स्ट आ गया, आगे और देख लेंगे। शरीर में वसा की मात्रा, वसा की मात्रा एक में तो मरसमस के अंदर तो वसा की मात्रा नहीं होती, जबकि क्वाशियोरकोर में वसा की मात्रा बॉडी के नीचे रह जाती है, शेष स्किन के नीचे की तरफ, तो ये भिन्न हो गया। और लास्ट है एडिमा। एडिमा के अंदर क्या होता है? सूजन आ जाती है, जो आंतरिक टिश्यू हैं उनके अंदर फ्लूइड के भर जाने से क्या होगा? सूजन आ जाना, इसको कहते हैं एडिमा। तो इसमें भी क्या होता है? क्वाशियोरकोर के अंदर एडिमा हो जाता है, जबकि मरसमस में तो बिल्कुल ही ग्रोथ बंद हो जाती है, बॉडी सूख सी जाती है। ठीक है, ये आंसर है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग पाया जाता है? मरसमस। अगला क्वेश्चन है, अगर 2 वर्ष में एक माता हर वर्ष एक बच्चा पैदा करती है तो बच्चा निम्न में से कौन से रोग से ग्रसित हो सकता है? क्वाशियोरकोर, मरसमस, ए बी दोनों, कोई नहीं। दोनों ही हो सकते हैं इसके, तो क्वाशियोरकोर भी हो सकता है, मरसमस भी हो सकता है। अगर खाली प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी है तो कौन सा होगा? मरसमस। और खाली प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकोर। तो इसका सी आंसर आ जाएगा, दोनों की कमी हो सकती है। आहार नाल के उस भाग का चयन करें जिसमें ग्लूकोज का अवशोषण नहीं होता है।
ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ नहीं होगा? ग्लूकोज का पाचन तो मुख में होता है, लेकिन ग्लूकोज का अवशोषण मुख में नहीं होता। बड़ी आंत में भी ग्लूकोज का अवशोषण नहीं होता, ग्लूकोज का अवशोषण पहले ही हो जाता है, आमाशय छोटी आंत में हो जाता है। तो डी आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के उस भाग का चयन करें जहां से ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है। पहले था ग्लूकोज का नहीं होता और अब है होता है। तो आमाशय और छोटी आंत, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्णपूर्व ग्रंथि लाल ग्रंथि के बारे में दे रखा है। कर्णपूर्व अधोजम अधोजिह्वा। कर्णपूर्व कहाँ होती है? गालों में। अधोजम कहाँ होती है? जबड़े में। और अधोजिह्वा जिह्वा के नीचे। फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आंतर नलिका का शोध जो एक सामान्य रोग है निम्न में से किसके कारण संभव है? आंतर नलिका का शोध जीवाणु संक्रमण से भी हो सकता है, विषाणु संक्रमण से भी हो सकता है, चोट से भी हो सकता है। उपरोक्त सभी आंसर आ गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बॉल कृमि, बुल कृमि, हाथी पांव कृमि, अर्थवर्म, गिन्नी वर्म, पीता कृमि, गोल कृमि, धागा कृमि, हुक कृमि। उपरोक्त में से कितने कृमि आंत के परजीवी? आंत के परजीवी कौन कौन से देखे थे अपने ने? एक तो फीता कृमि देखा था, गोल कृमि भी देखा था, धागा कृमि, हुक कृमि, ये चारों देखे थे, लेकिन बोल कृमि इनमें से कोई नहीं देखा। एनसीईआरटी में ये चार ही दिए हुए हैं, ये चारों नहीं है, पांचों। फीता कृमि है, गोल कृमि है, धागा कृमि है और हुक कृमि है। ये चारों आंत के परजीवी हो सकते हैं। ये आंसर आ गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव आहार नाल का कौन सा भाग अवस्कर के समान होता है? अवस्कर के समान कौन सा भाग होता है? गुदा सॉरी, एनस। छोटी आंत में विभिन्न प्रकार की गति संबंधित होता है। अंतर्गत भोजन का पाचन रसों में मिश्रण। छोटी आंत में गतियों से क्या संबंधित होगा? पाचक रसों का मिश्रण हो सकता है, पाचन में मदद करना, ये भी हो सकता है। गति से वही होगा, पाचन में मदद ही होगी। बेहतर अवशोषण छोटी आंत में नहीं होगा, ये वे भी दोनों। डी आंसर गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे इसके। एनसीईआरटी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।